बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। आज के लेक्चर में हम रियल एनालिसिस 2 पंजाब यूनिवर्सिटी 2021 में जो आया हुआ एक पास्ट पेपर है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मैं 2022 का जो पेपर है वो अपलोड कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने वो पेपर नहीं देखा तो मैंने इस पूरे कोर्स की और उस पेपर की का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आज काफ़ी दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई। कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बुखार था, तो आप लाजमन दुआ किया करें, अल्लाह पाक मुझे सेहत दें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। और पेपर की जो करने की टेक्निक होगी वो यही है कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन जो मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में डिस्कस कर चुका हूँ या आपके प्रीवियस पेपर जो मैंने अभी 2022 का डिस्कस किया है, अगर वो क्वेश्चन उसमें मौजूद होगा तो मैं उसका लिंक यहाँ पर आपको शेयर कर दूँगा ताकि हम वीडियो की लेंथ को कंट्रोल कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। ले बेटा, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब BS 4 ईयर प्रोग्राम 6 सेमेस्टर 2021 रियल एनालिसिस 2 कोर्स कोड मैथ 307। टाइम अलाउड था आपको सब्जेक्टिव पार्ट के लिए 2 घंटे 30 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स 50 थे। इसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो आपका MCQs बेस्ड था, तो वो मेरे पास अवेलेबल नहीं है। और वैसे भी अभी आप जानते हैं कि 2022 के बाद जो यूनिवर्सिटी की पॉलिसी है वो चेंज हो गई है, MCQs आना ख़त्म हो गए। तो मैं क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आपका क्वेश्चन नंबर 2 ये है, आपने यहाँ पर ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है इफ़ एफ बिलोंग टू रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल आर अल्फ़ा मीन रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल। एफ एक रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल है क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर। देन शो डैट, आपने प्रूफ ये करना है कि एफ़ का जो एब्सोल्यूट होगा वो भी रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल होगा। एंड फर्दर आपने ये शो करना है कि ये जो इंटीग्रल का एब्सोल्यूट है ये लेस देन है इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट। ठीक है, मैं बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन 2020 जो 2 का पेपर है उसमें डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन इन दोनों क्वेश्चंस में फ़र्क है। आप वहाँ पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पर यही चीज़ प्रूफ करने के लिए दी हुई है, लेकिन वहाँ पर जो आपने एक क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वहाँ पर हमने वेक्टर इंटीग्रेशन जो है आप उसका इस्तेमाल किया हुआ है और उसी तरीके से होगा। ठीक है, तो आप उसको उसी टेक्निक से सोल्व करेंगे। और यहाँ पर जो स्टेटमेंट है इसको भी आप ज़रा गौर से देख लीजिएगा, दोनों स्टेटमेंट का जो फ़र्क है। ये ना हो कि आप स्टेटमेंट मिक्स कर दें, ठीक है, तो आपके फिर नंबर नहीं आपको मिलेंगे। ले जी, मैंने लिखा है कि फर्स्ट वी फाइंड एफ एब्सोल्यूट एंड शो डैट कि एफ जो है एफ एब्सोल्यूट जो है वो भी रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल है। मैंने लिखा जी कि एज एफ इज़ अ रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन। एफ आपके पास रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन था, तो फिर कॉशी थ्योरम फॉर इंटीग्रेबिलिटी ये सेज डैट फॉर एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच डैट। कॉशी थ्योरम ये कहता है कि अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम का जो डिफरेंस है ये होता है छोटा एप्सिलॉन से। ठीक है, अब यहाँ पर अपर रिमान सम की डेफिनेशन लगा दी, वो आप जानते हैं कि वो होगी समीशन i = 1 से n एफ ऑफ एस आई इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई। डेल्टा अल्फ़ा आई, अब ये जो बेसिक डेफिनेशन हैं आई होप कि आपको पता है। डेल्टा अल्फ़ा आई इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। ठीक है, तो ये अब आपके पास, और अपर रिमान सम की अगर आप डेफिनेशन निकालना चाहते हैं तो वो बन जाएगी इस तरह, समीशन आएगा। ठीक है, हम को पॉइंट चूज़ करेंगे एस, उसके ऊपर एफ अप्लाई कर दिया तो एफ एस आई इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई। ये आपके पास अपर रिमान सम की डेफिनेशन आ गई। इसी तरह ही अगर आपने लोअर रिमान स्टेल्जिस सम को डिफ़ाइन करना है तो उसके लिए फिर आएगा समीशन, फिर एफ आएगा। अब इस मरतबा एस आई की जगह एक न्यू पॉइंट टी आई हम चूज़ कर लेते हैं इंटू डेल्टा अल्फ़ा आई। अब आप इन दोनों को माइनस कर लेते हैं। माइनस करने के बाद ये चीज़ आपके पास आ जाएगी समीशन एफ एस आई माइनस एफ ऑफ टी आई, और डेल्टा अल्फ़ा आई दोनों में कॉमन है तो बाहर निकाल लिया, लेस देन आ गया एप्सिलॉन से। इसे मैं 1 कहता हूँ। वी नीड टू शो डैट कि एफ़ का जो एब्सोल्यूट है वो भी रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल एबल फंक्शन है। हमने प्रूव करना है कि ये भी रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल फंक्शन है। अब अगर ये रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रल फंक्शन हमने प्रूव करना है तो मैंने लिखा फॉर दिस वी विल शो डैट, हम ये प्रूव करेंगे
देखो, जब यहाँ पर एफ़ रिमान स्टेलजिस था तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा, एफ़ लिखा, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिखा, एफ़ लिखा। जब मैंने ये प्रूफ करना है कि एफ़ का एब्सोलूट जो है वो भी रिमान स्टेलजिस है, तो फिर यहाँ पर एफ़ की जगह क्या लिखा जाएगा, एफ़ के ऊपर एब्सोलूट लगा देंगे। ये आ जाएगा एफ़ ऑफ एस आई का एब्सोलूट माइनस एफ़ ऑफ टी आई का एब्सोलूट, और आगे आ गया डेल्टा अल्फा आई, ये लेस देन आना चाहिए एप्सिलॉन से। ठीक है, तो मेरा टारगेट इस इनक्वालिटी को प्रूफ करना है। मैंने लिखा जी कि एज वी नो डैट फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग टू आर, तमाम रियल नंबर के लिए, ये हम कैलकुलस से प्रॉपर्टी पढ़ते आ रहे हैं, एक्स का एब्सोलूट माइनस वाई का एब्सोलूट और उसका होल एब्सोलूट ये हमेशा लेस देन इक्वल होता है एक्स माइनस वाई के एब्सोलूट से। ठीक है, या आप एक्स और वाई कोई भी रियल नंबर लेके सेटिस्फाई चेक कर सकते हैं अगर आपको कोई थोड़ा सा डाउट है तो। अच्छा, अब यहाँ पर फिर मैंने एक्स की जगह ये पुट कर दिया एफ एस आई, और वाई की जगह एफ टी आई पुट कर दिया दोनों साइड पर, तो ये आ गया एफ ऑफ एस आई का एब्सोलूट माइनस एफ ऑफ टी आई का एब्सोलूट, होल एब्सोलूट लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ एस आई माइनस एफ टी आई। अब मैंने ये वाली चीज़ अगर बनानी है, ये वाली सारी इनक्वालिटी बनानी है, तो इसमें आपने क्या करना है, मैंने इस पूरी साइड को डेल्टा अल्फा आई से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई डेल्टा अल्फ़ा आई। ठीक है, अब डेल्टा अल्फ़ा आई जो है वो लेंथ है, लेंथ ऑफ द, तो ये नेगेटिव नहीं होगी, दोनों तरफ से आप इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपको बन जाएगा कुछ इस तरह। ये मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ। अब उसके बाद यहाँ पर टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने समीशन भी ले लिया बाय यूजिंग वन से। आप जानते हैं ये जो सारी चीज़ है ये एप्सिलॉन से छोटी है। क्यों एप्सिलॉन से छोटी है, आपका एफ़ जो था वो रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल था, तो वो कॉची थ्योरम को सेटिस्फाइड कर रहा था, तो वन में ये सारी चीज़ एप्सिलॉन से छोटी थी, तो ये सारा एप्सिलॉन से छोटा हो गया, इसका मतलब ये सारा एप्सिलॉन से छोटा हो गया। हैंस बाय कॉची थ्योरम की मदद से आपने प्रूफ कर दिया कि एफ़ का एब्सोल्यूट जो है वो रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। नाउ वी विल शो डैट, अब हमने ये प्रूफ करना है कि ये जो एब्सोल्यूट ऑफ इंटीग्रल है ये लेस देन है इंटीग्रल ऑफ एब्सोल्यूट से, लेस देन इक्वल है। यहाँ पर मैं इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए मैंने लिखा फॉर दिस वी विल शो डैट, हम प्रूफ करेंगे। देखिए जी, यहाँ पर जो असल में प्रॉपर्टी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वो एब्सोल्यूट की एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी हुई है कि अगर एक्स का एब्सोल्यूट लेस देन इक्वल है ए से, और ए कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, तो फिर इसको आप ऐसे लिखेंगे माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू प्लस ए, यानी कि जिस नंबर का एब्सोल्यूट है वो दरमियान में आ जाएगा, और ये जो नंबर है ए, ये लेफ़्ट राइट दोनों साइडों पर आएगा, एक मतलब नेगेटिव में एक मतलब पॉजिटिव में। तो मैंने ये सारी चीज़ प्रूफ करनी है। फ़र्ज़ कर लें ये अंदर वाला सारा एक्स है, तो जो अंदर वाला एक्स है ये दरमियान में आ जाएगा, और ये वाली जो सारी चीज़ है एक मरतबा लेफ़्ट पर आएगी, एक मरतबा राइट पर आएगी, और लेकिन एक मरतबा नेगेटिव में एक मरतबा पॉजिटिव में आएगी। तो ये मेरा टारगेट है प्रूफ करना। मैंने लिखा है कि एज़ एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा अपनी एब्सोल्यूट वैल्यू से छोटा या बराबर होता है। आप जानते हैं हमेशा एब्सोल्यूट जो है वो एफ ऑफ एक्स से बड़ा या बराबर ही होगा, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है वो विदाउट एब्सोल्यूट है। तो टेकिंग इंटीग्रल ऑन बोथ साइड, मतलब इसके ऊपर मैंने इंटीग्रल दोनों तरफ अप्लाई कर दिया, डेफिनेट इंटीग्रल ए से बी, और इधर भी अप्लाई कर दिया ए से बी एफ डी अल्फ़ा विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा। ठीक है, और यहाँ पर अंदर मैंने एक्स नहीं लिखा, आपने लिखना है, लिखना है, नहीं लिखना तो तब भी ऐसे ही है। लेकिन जी पहली चीज़ तो प्रूफ हो गई है, मतलब ये वाला हिस्सा प्रूफ हो गया, इतना हिस्सा। नेक्स्ट अब ये वाला प्रूफ करना है। अब इसमें है बाहर नेगेटिव साइन। मैंने यहाँ पर आगे लिखा आल्सो एज, हम ये भी जानते हैं कि अगर एफ ऑफ एक्स जो है वो अपने एब्सोल्यूट से छोटा होता है तो फिर उसका नेगेटिव एफ ऑफ एक्स वो भी उसके एब्सोल्यूट से छोटा होगा। तो यहाँ पर भी मैंने दोनों तरफ इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, तो ये आ गया ए से बी एफ डी अल्फ़ा, और इधर भी अप्लाई कर दिया ए से बी एफ एब्सोल्यूट डी अल्फ़ा। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों तरफ मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो साइन ऑफ इनक्वालिटी चेंज हो जाएगा, यानी ये जो नेगेटिव है ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव हो जाएगा। कंबाइनिंग 1 एंड 3, अब 1 में क्या था, 1 में 3 ये सारा आ जाएगा, मतलब नेगेटिव टाइम नेगेटिव ऑफ इंटीग्रल इज़ लेस देन, यानी ये सारा हिस्सा आ गया, और आगे ये सारी 1 में था कि ये सारा इससे छोटा था, पॉजिटिव वाले हिस्से से। दोनों को आप दोबारा कंबाइन कर लेंगे या एब्सोल्यूट क्लोज कर दें, तो दरमियान वाले पर एब्सोल्यूट आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू आ जाएगा एज़ रिक्वायर्ड। तो ये आपका पहला पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट ये है, कहता है इफ़ F1 F2 बिलोंग टू रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन, मतलब आपके F1 और F2 दो रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन हैं ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। आपने प्रूफ ये करना है कि उनका जो सम होगा वो भी रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, एंड ये प्रूफ करना है कि इंटीग्रल ऑफ सम इज़ इक्वल टू, उनको आप सेपरेटली इस तरह अलग सम ऑफ इंटीग्रल लिख सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, और लेकिन लेंथी है अपना क्वेश्चन ये, शॉर्ट में तो खैर नहीं बनता, चलें खैर। तो दो चीज़ें इसमें आपने प्रूफ करनी है। एक तो ये है कि
दो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन का सम भी रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन होता है, और दूसरा ये कि आप इंटीग्रल को इस तरह सम ऑफ इंटीग्रल के तौर पर लिख सकते हैं। ले बेटा, यहाँ पर आपको ये गिवन है कि f1 और f2 जो है ये रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। तो जाहिर सी बात है, फिर जिस तरह मैं अभी लास्ट की बात की, कॉची थ्योरम जो है मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा। तो कॉची थ्योरम सेज डैट के फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन आपको यहाँ पर पार्टीशन P1 और P2 मिलेंगी, ठीक है, बिलोंग टू PAB। PAB मीन सेट ऑफ ऑल पार्टीशंस डिफाइंड ओवर दी क्लोज इंटरवल AB सच डैट P1 जो है वो पार्टीशन उसको मैंने F1 के लिए साथ अटैच कर लिया और P2 पार्टीशन को फंक्शन F2 के लिए अटैच कर लिया। तो कॉची थ्योरम आप जानते हैं, अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम इज़ लेस देन सम पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन बाई 2 आ गया। इसी तरह ही फंक्शन F2 के लिए मैंने इसको लिख लिया। आगे मैंने यहाँ पर ये सपोजिशन की, मैंने लेट अस सपोज दैट कैपिटल M के M डैश के M डबल डैश के बी दी सुप्रीमा ऑफ F1 प्लस F2, यानी कि कैपिटल M के का जो सुप्रीमा है वो F1 प्लस F2 हो गया, M डैश के जो है वो F1 का सुप्रीमा है और M डबल डैश के जो है वो F2 का सुप्रीमा है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। एंड स्मॉल m के स्मॉल m डैश के स्मॉल m डबल डैश के बी द इन्फीमा ऑफ F1 प्लस F2 F1 एंड F2 रिस्पेक्टिवली ओवर द केथ इंटरवल x के -1 से x के। अच्छा, अब यहाँ पर मैं सुप्रीमम और इन्फीमम की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करने लगा हूँ। हमने ये रिज़ल्ट पढ़ा है कैलकुलस से भी और रियल एनालिसिस 1 से भी कि f प्लस जी का जो सुप्रीमम है इट इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ f प्लस सुप्रीमम ऑफ g, जबकि इन्फीमम के केस में ये चीज़ ग्रेटर देन इक्वल होती है इन्फीमम ऑफ f प्लस इन्फीमम ऑफ g से। तो m के डैट इज़ द सुप्रीमम ऑफ f1 प्लस f2, तो f1 प्लस f2 का सुप्रीमम यानी m के छोटा हो जाएगा या बराबर हो जाएगा m डैश के, यानी कि f1 का सुप्रीमम प्लस f2 का सुप्रीमम, और इधर ये आ जाएगा f1 प्लस f2 का जो इन्फीमम है दिस इज़ लेस देन इक्वल टू इन्फीमम ऑफ f1 प्लस f2। नेक्स्ट यहाँ पर अब चूँकि दो फंक्शन हैं तो ये आपने पूरे रियल एनालिसिस में ये चीज़ याद रखनी है, जब भी आपके पास कभी भी दो फंक्शन डिफाइंड हों और दोनों के लिए अलग-अलग आप पार्टीशन डिफाइन करें तो फिर आपने उनकी कॉमन पार्टीशन जो है वो डिफाइन करनी होती है। तो लेट कर लेते हैं यहाँ पर P जो है वो P1 यूनियन P2 बी द कॉमन रिफाइनमेंट ऑफ P1 एंड P2। कॉमन रिफाइनमेंट की जो डेफिनेशन है वो आप जानते हैं, अगर P1 और P2 दो पार्टीशन है तो उनकी यूनियन से बनने वाली जो पार्टीशन है, यूनियन से बनने वाली पार्टीशन उसे कॉमन रिफाइनमेंट कहते हैं। टेकिंग ये मैंने समीशन अप्लाई कर रहा हूँ विद पार्टीशन P बड़ी पार्टीशन के साथ। किसके ऊपर समीशन अप्लाई कर रहा हूँ? ये जो इनक्वालिटी मेरे पास आई है ये वाली, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी। तो जब कैपिटल M के यानी सुप्रीमम वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर मैं ये समीशन अप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा समीशन k इक्वल टू 1 से m के डेल्टा अल्फा i, m डैश के डेल्टा अल्फा i, m डबल डैश के डेल्टा अल्फा i। अब ये जो सारी चीज़ है ये किसकी डेफिनेशन है? दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ अपर रिमान सम। रिमान सम की डेफिनेशन आप किस तरह डिफाइन करते हैं? अपर रिमान सम आप कैसे डिफाइन करते हैं? अपर रिमान सम जब भी आप डिफाइन करते हैं वो हमेशा इस तरह डिफाइन करता है, आप समीशन लिखते हैं, समीशन लिखने के बाद आपका जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं जो भी होगी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन जो भी आपने उसका नाम रखा हुआ है, इनटू अगर वो रिमान इंटीग्रल है, रिमान स्टेल्जिस फंक्शन है तो फिर आप यहाँ पर डेल्टा अल्फ़ा आई लिखते हैं, और अगर आप सिंपल रिमान सम की बात कर रहे हैं तो फिर आप डेल्टा एक्स आई या डेल्टा एक्स के लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप गौर करें कि ये जो एम के है दिस इज़ दी सुप्रीमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F1 प्लस F2 जैसे हमने सपोज किया। तो ये जो पहला समीशन है ये आपके पास बन जाएगा अपर रिमान सम ऑफ F1 प्लस F2 विद पार्टीशन P एंड मोनोटोनिक फंक्शन अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ पर ये जो दूसरा सम है इसमें m डैश के जो है वो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है F1 के लिए, तो F1 आ गया, पार्टीशन P आ गई, अल्फ़ा आ गया। इसी तरह यहाँ पर m डबल डैश के जो है वो मैक्सिमम वैल्यू है F2 के लिए, तो यहाँ पर अपर रिमान सम आ जाएगा F2 का। अच्छा, अब इसके बाद अगली चीज़ आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं या आपको पता होगा, आप जानते हैं कि अपर सम
एट बिगर पार्टीशन, जो आपकी बड़ी पार्टीशन है इस पर निकाला गया अपर सम, अपर रिमान सम कह लें, अपर रिमान स्टेल्जिस सम कह लें, दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर सम एट स्मॉलर पार्टीशन, स्मॉलर पार्टीशन। तो अब यहाँ पर P जो है वो जो कि कॉमन रिफाइनमेंट थी वो बड़ी पार्टीशन थी, और P1 स्मॉलर पार्टीशन है। P1 इज़ एक्चुअली सबसेट ऑफ P। तो फिर ये जो बड़ी पार्टीशन है इसका परिमाण सम छोटा होगा छोटी पार्टीशन पर, अकॉर्डिंग टू दिस रिज़ल्ट जो मैंने अभी आपको बताया। तो फिर UF1P अल्फ़ा की जगह मैं लिख रहा हूँ UF1P1 अल्फ़ा, यानी छोटी पार्टीशन में ले गया ऐसे। इसी तरह इसको मैं बदल के इसके लिए जो चूँकि F2 है तो इसके लिए पार्टीशन P2 रख ली दोबारा मैंने, ठीक है, बाई यूजिंग 1 एंड 2। अब 1 और 2 को इस्तेमाल किया। अब 1 और 2 क्या था, ये मेरे पास 1 है। 1 से अगर आपको मैं कहूँ UP1F1 अल्फ़ा यानी अपर मान U की वैल्यू निकालें तो वो क्या निकलेगी, वो आ जाएगी अल्फ़ा बाई 2 प्लस ये L इधर आके ऐड हो जाएगा LP1F1 अल्फ़ा। तो U की वैल्यू यहाँ से ये जो वैल्यू निकली है इसको यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया इतने से में इसकी जगह, तो ये आ गया LF1P1 अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ पर इस U की जगह दोबारा इसको इस्तेमाल किया तो LFP2 अल्फ़ा। आगे यहाँ पर है एप्सिलॉन बाई 2, तो यहाँ से भी एप्सिलॉन बाई 2 आएगा, इधर से भी जब आप U की वैल्यू निकालेंगे आएगा एप्सिलॉन बाई 2 प्लस LP2 F2 अल्फ़ा। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा बाई 2 प्लस अल्फ़ा हो जाए, सॉरी एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 एप्सिलॉन हो जाएगा। तो ये एप्सिलॉन बन गया आपके पास, ठीक होगी बात ये। अच्छा अब आगे चलें। अब इसके बाद फिर मैंने रिज़ल्ट इस्तेमाल किया एक, इस वक्त ये लोअर रिमान सम में बदल चुका है, ठीक है, लोअर रिमान स्टेल्जिस सम में बदल चुका है। अब अगली बात ये कि यहाँ पर लोअर रिमान स्टेल्जिस सम में जो पार्टीशन इस्तेमाल हो रही हैं वो P1 और P2 हैं। मैं इनको दोबारा फिर पार्टीशन P में बदलना चाहता हूँ। एक्चुअली मैं दिखाना क्या चाह रहा हूँ, मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि F1 और F2 जो है वो रिमान स्टेल्जिस फंक्शंस हैं। ये कब होगा, जब मैं इस रिज़ल्ट पर पहुँचूँगा, ये जो नीचे है, यानी कॉशी थ्योरम को प्रूफ करूँगा। और कॉशी थ्योरम क्या है, अपर माइनस लोअर रिमान सम इज़ ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक होगी बात ये। तो अब मैं इसको दोबारा P में बदल रहा हूँ, P1 और P2 को दोबारा मैं P में बदल रहा हूँ। वो कैसे, जिस तरह ये होता है ना, अपर रिमान सम एट अ बिगर पार्टीशन इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान सम एट अ स्मॉलर पार्टीशन। लेकिन लोअर रिमान सम के केस में उल्टा होता है, लोअर रिमान सम एट अ बिगर पार्टीशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर रिमान सम एट अ स्मॉलर पार्टीशन। यानी कि लोअर रिमान सम बड़ी पार्टीशन पर बड़ा और छोटी पार्टीशन पर छोटा जवाब देता है। तो फिर जब P1 और P2 ये छोटी पार्टीशन हैं, P बड़ी पार्टीशन है, तो ये हो जाएगा इससे लेस देन, ठीक हो गई बात ये। अब उसके बाद मतलब ये P1 और P2 बदल के P में आ गई, सही है। फिर मैंने यहाँ पर ये लोअर रिमान सम की एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी क्या होती है, ये लोअर रिमान सम है F1 का और ये लोअर रिमान सम है F2 का। इन दोनों का जो इकट्ठा अगर आप करें तो ये F1 प्लस F2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, विद कॉमन पार्टीशन P। ये दोनों इकट्ठे तब होंगे जब पार्टीशन ये दोनों सेम होंगी, ठीक है। तो दोनों को इकट्ठा कर लिया तो F1 प्लस F2 का लोअर रिमान सम आ गया, ये P आ गया, आगे अल्फ़ा आ गया। इस लोअर रिमान सम को मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, तो ये चीज़ आपने प्रूफ करनी है। तो बाय कॉशी थ्योरम F1 प्लस F2 जो है वो रिमान स्टेल्जिस फंक्शन बन गया है। तो थ्योरम का एक हिस्सा कंप्लीट हो गया। थ्योरम का दूसरे हिस्से में हमने प्रूफ करना है कि ये जो इंटीग्रल ऑफ सम ऑफ टू फंक्शन इज़ इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीग्रल्स, ये हम हमें प्रूफ करना है। ले जी, यहाँ पर मैंने लिखा कि एज वी नो डैट फॉर द कॉमन रिफाइनमेंट P इज़ इक्वल टू P1 यूनियन P2, ये रिज़ल्ट है हमारे पास। और आप जानते हैं कि रिमान इंटीग्रल किसी भी फंक्शन का आपने डिफ़ाइन किया है, रिमान इंटीग्रल इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अपर रिमान सम। ये रिज़ल्ट आपने याद रखना है। किसी कोई भी फंक्शन आपने एफ लिया हुआ ना, ठीक है, जो कि इंटीग्रेबल है, उसका रिमान इंटीग्रल एग्जिस्ट करता है, तो उसका रिमान इंटीग्रल जो होगा वो हमेशा अपर रिमान सम से लेस देन इक्वल होगा। तो इस रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग मैंने F1 प्लस F2 का रिमान इंटीग्रल लिया लेस देन इक्वल अपर रिमान सम ऑफ F1 प्लस F2 विद कॉमन पार्टीशन P और विद अल्फ़ा।
अब उसके बाद मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आप जिस तरह लोअर रीमान सम हो, वो दो लोअर रीमान सम है, उन्हें आप एक में बदल सकते हैं। इसी तरह ही यहाँ पर मैंने इसको अब इसको कैसे बदल लिया मैंने, ये ज़रा देखें। ये रिज़ल्ट अभी हम प्रूफ करके आए हैं पीछे। ये मतलब इनक्वालिटी कि अपर रीमान सम ऑफ F1 प्लस F2 विद पार्टीशन P विद अल्फ़ा लेस देन इक्वल होता है अपर रीमान सम F1 प्लस अपर रीमान सम ऑफ F2। ठीक है, ये ऊपर तो इस इनक्वालिटी से हमने बनाया था, लेकिन आप इसे याद रख सकते हैं इस तरह कि अगर दो फंक्शन इस तरह प्लस हो रहे हैं, उनका अपर रीमान सम आपने ओपन करना है, तो वो पहले का अपर रीमान सम आ जाएगा, फिर दूसरे का अपर रीमान सम आ जाएगा। बस इस तरह आप इसको याद रख सकते हो। वैसे कैसे बनाया था, इस इनक्वालिटी से मैंने बनाया था। तो इस रिज़ल्ट को मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो आपने इसको याद रखना है। अपर रीमान सम आपने ओपन करना है F1 प्लस F2 का, तो ये आ जाएगा पहले F1 का अपर रीमान सम और फिर आ जाएगा F2 का अपर रीमान सम। और लेकिन ये है कि F1 के साथ उसकी पार्टीशन P1 आएगी और F2 के साथ उसकी पार्टीशन P2 आ जाएगी। यूजिंग 1 एंड 2, अब 1 और 2 को दोबारा इस्तेमाल किया। अब 1 और 2 क्या है वो आप पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं। ये है, ये यहाँ से u की वैल्यू निकालें। अभी मैं जैसे बताया आपको एप्सिलॉन बाई 2 प्लस L P1 F1 अल्फ़ा। इसी तरह यहाँ से u की वैल्यू P2 F2 के लिए निकालेंगे, वो ये आ जाएगी। इन दोनों 1 और 2 को मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया। ये आ गया L F1 P1 अल्फ़ा एप्सिलॉन बाई 2, और यहाँ आ गया L F2 P2 अल्फ़ा एप्सिलॉन बाई 2। ये एप्सिलॉन बाई 2 और ये एप्सिलॉन बाई 2 दोनों प्लस हो गए, तो क्या बन गया एप्सिलॉन हो गया। अब उसके बाद फिर ये मेरे पास दो लोअर रीमान सम है, तो इन दोनों को मैं एक लोअर रीमान सम में बदलूँगा। कैसे, दोनों को यहाँ पर मैंने लिख लिया L F1। अब लेकिन एक प्रॉब्लम, पहले यहाँ पर देखें कैसे बदलना है। ये बदलेगा तब जब दोनों पार्टीशन एक ही होंगी। ठीक है, अब दोनों को पार्टीशन एक बनाने के लिए जैसे मैं अभी आपको बता चुका हूँ, P1 और P2 जो हैं वो छोटी पार्टीशन है, और P आपकी कॉमन रिफाइनमेंट बड़ी पार्टीशन है। बड़ी पार्टीशन पर लोअर रीमान सम का जवाब बड़ा और छोटी पार्टीशन पर लोअर रीमान सम का जवाब छोटा। तो ये P1 छोटी पार्टीशन है, इसका जवाब P वाली पार्टीशन छोटा हो जाएगा, तो P1 को बदल दिया P से। इसी तरह यहाँ पर जब इस F2 की बारी आई, तो यहाँ पर भी P2 छोटी पार्टीशन है, तो इसको भी मैंने रिप्लेस कर दिया P से। ठीक है, लोअर रीमान सम एट स्मॉलर पार्टीशन इज लेस देन लोअर रीमान सम एट लार्जर पार्टीशन। बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? तो इनको मैंने P से बदल दिया, बाकी वैसे के वैसे रहने दिया। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर रिजल्ट में फिर इस्तेमाल करने लगा रीमान इंटीग्रल लेस देन इक्वल होता है अपर रीमान सम से। इसी तरह ही आपके पास जो लोअर रीमान सम होता है ये लेस देन इक्वल होता है रीमान इंटीग्रल से। यानी रीमान इंटीग्रल आपके पास अपर रीमान सम से छोटा है, जबकि लोअर रीमान सम से बड़ा है। दूसरे अल्फाज में इसको ऐसे लिख सकते हैं, लोअर रीमान सम इज़ लेस देन इक्वल टू रीमान इंटीग्रल और रीमान इंटीग्रल इज़ लेस देन इक्वल टू अपर रीमान सम। ऐसे ही है ना, यानी कि आपका कोई भी रीमान इंटीग्रल है वो लोअर और अपर के दरमियान होता है। सही है, तो फिर इसको लोअर को मैं इंटीग्रल्स में बदलने लगा हूँ, लोअर रीमान सम्स को। तो पहला लोअर रीमान सम को मैंने बदला इस लोअर रीमान इंटीग्रल से a से b F1 d अल्फ़ा, और दूसरा वाला जो लोअर रीमान सम था वो था आपका F2 के लिए, तो उसको बदल लिया a से b F2 d अल्फ़ा एप्सिलॉन। अच्छा, अब ये जो इनक्वालिटी है ये कहता है लेस देन है सम ऑफ थ्री क्वांटिटीज़, इन तीन क्वांटिटी से, जबकि आपका एप्सिलॉन जो है वो एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, बस पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ एप्सिलॉन आपके पास विदाउट एप्सिलॉन से लेते हैं और एप्सिलॉन आपका जीरो के करीब करीब हो, ठीक है, तो जीरो के करीब करीब होगा, तो फिर ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो जाएंगी, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल। तो यहाँ से एप्सिलॉन को अगर हम छोड़ देते हैं तो याद आएगा लेस देन इक्वल टू पहला इंटीग्रल प्लस दूसरा इंटीग्रल। इसे इनक्वालिटी नंबर 3 कहते हैं, और आपके प्रूफ का एक हिस्सा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं प्रूफ करूँगा ये वाली सारी साइड जो है सम जो है वो इससे छोटा है, फिर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ले जी, अब इसको कन्वर्स प्रूफ करने के लिए मैंने फिर दोबारा लेट की एक दो न्यू पार्टीशन। नाउ देयर आर दी पार्टीशंस P डैश एंड P डबल डैश सच डैट कि P उन दोनों की कॉमन रिफायरमेंट है। ठीक है, कॉमन पार्टीशन है। तो अब मैंने ये सारी चीज़ दिखानी है ना, ये इससे लेस देन इक्वल होना चाहिए। मैंने इस चीज़ को लिखा, ये जो ऊपर रहा है F1 का इंटीग्रल प्लस F2 का इंटीग्रल प्लस माइनस एप्सिलॉन, मतलब यहाँ पर प्लस एप्सिलॉन, मतलब ये सारी चीज़ मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। मैं ये नहीं लिखी, मतलब इस चीज़ को कंसीडर कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ये जो माइनस एप्सिलॉन है कैसे ऐसे लिखा जा सकता है, माइनस एप्सिलॉन बाई 2 माइनस एप्सिलॉन बाई 2, और बाकी ये पहला इंटीग्रल आ गया, फिर प्लस दूसरा इंटीग्रल आ गया, इनको इसे 4 कह दें। डार्बोक्स थ्योरम का इस्तेमाल किया। डार्बोक्स थ्योरम क्या कहता है,
रिमान इंटीग्रल माइनस लोअर रिमान सम इज़ ऑलवेज लेस देन एप्सिलॉन बाई टू। रिमान इंटीग्रल माइनस लोअर रिमान सम इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई टू। तो इस रिजल्ट के मुताबिक आपके पास ये जो सारी चीज़ है, मतलब ये कि यहाँ से इस इंटीग्रल की तरह वैल्यू निकालते हैं, 4 विल बिकम, इस इंटीग्रल की तरह वैल्यू निकालें, ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा। बता रहा हूँ कि ये आपकी जो 4 है वो किस तरह बन जाएगी। आप एल को दूसरी तरफ शिफ्ट करते हैं, एप्सिलॉन बाई टू इधर ले आएँ, तो ये आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल ए से बी F1 माइनस F1 इंटू डी अल्फ़ा माइनस एप्सिलॉन बाई टू लेस देन L F1 P डैश अल्फ़ा। तो इस पहली ब्रैकेट की जगह हम सारा ये लिख देते हैं L। इसी तरह ही इस दूसरी ब्रैकेट की जगह आ जाएगा फिर लोअर मानसम, लेकिन वो फंक्शन F2 होगा और P डबल डैश आ जाएगा। तो यानी कि ये कुछ तरह 4 आपकी इस तरह बन जाएगी। 4 आ गई आपके पास, ये आ जाएगा जी F1 का लोअर मानसम और F2 का लोअर मानसम विद देयर पार्टीशंस। अच्छा, अब चूँकि फिर वही बात है कि P इन दोनों की कॉमन रिफाइनमेंट है, तो P एक बड़ी पार्टीशन है, तो बड़ी पार्टीशन पर लोअर मानसम का जवाब बड़ा और छोटी पर छोटा, तो फिर P डैश और P डबल डैश को मैंने बदल कर किस में बदल लिया, P से बदल दिया, बाकी वैसे का वैसे आ गया। अब फिर जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ये भी लोअर मानसम है, ये भी लोअर मानसम है, दोनों की पार्टीशन भी एक जैसी है, तो दोनों का सम करना है आपने। तो सम कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा F1 प्लस F2, और P जो है वो दोनों में कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा, आगे आ गया ये अल्फ़ा आपके पास। अब आगे अगली बात, लोअर मानसम चूँकि छोटा होता है हमेशा रिमान इंटीग्रल से, तो लोअर मानसम यहाँ पर F1 प्लस F2 का है, ये छोटा हो जाएगा रिमान इंटीग्रल ऑफ F1 प्लस F2 से। तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी, ये अब ये आ गया माइनस एप्सिलॉन, मतलब ये सारी चीज़ जो है दिस इज़ लेस दैन इक्वल टू दिस, ठीक है। अब उसके बाद अगली बात ये है कि वही बात है कि अगर यहाँ से एप्सिलॉन को आप छोड़ दें तो ये चीज़ आ जाएगी लेस दैन इक्वल टू ए टू बी F1 प्लस F2 डी अल्फ़ा। बात क्लियर होगी कि नहीं? अच्छा, अब उसके बाद जनाब मोहतरम आपके पास जो है वो कैसे कहते हैं, यही हमने प्रूफ करना था बाय कंबाइनिंग 4 और 5। पहले ये वाली सारी साइड इससे छोटी थी, ये वाली साइड इससे छोटी थी, अब ये सारी साइड आपने इससे छोटी है बराबर दिखा दी, हैंस बोथ आर इक्वल। तो ये आपका प्रूफ मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका जो तीसरा पार्ट है, कहता है इफ़ f इज़ ऑफ अ बाउंडेड वेरिएशन ऑन अ क्लोज इंटरवल ए बी देन शो डैट इट इज़ बाउंडेड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मतलब आपने ये प्रूफ करना है कि अगर आपका कोई फंक्शन f है वो बाउंडेड वेरिएशन है क्लोज इंटरवल पर, तो फिर वो बाउंडेड फंक्शन भी होगा। सबसे पहले बाउंडेड वेरिएशन जो है f की, उसको आप किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, वो आपके पास था। इसे हम इस तरह डिनोट करते हैं VABF, ठीक है, और दिस इज़ द सुप्रीमम ऑफ द सेट, इस सेट का ये सुप्रीमम है, ठीक है। आई होप कि आपको बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन यहाँ पर मालूम होगी। तो मैंने लिखा जी फॉर ऑल ए लेस देन एक्स लेस देन बी वी हैव। आप अपने फंक्शन एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एफ ऑफ ए माइनस भी कर लिया, प्लस भी कर लिया। अब इसके ऊपर मैंने एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया, तो जो दो पहली वैल्यूज़ हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, मतलब यहाँ पर आप जानते हैं कि एब्सोल्यूट की जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है कैलकुलस में, एक्स प्लस वाई का जो एब्सोल्यूट है दिस इज़ ऑलवेज लेस देन इक्वल टू एक्स एब्सोल्यूट प्लस वाई एब्सोल्यूट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी आप ये जो पहली दो वैल्यूज़ हैं इनका नाम अगर आप एक्स रख लेते हैं और ये जो एफ ऑफ ए इसका नाम वाई रख लेते हैं, तो दिस विल बिकम एक्स प्लस वाई। तो ये आ गया एक्स का एब्सोल्यूट, ये आ गया वाई का एब्सोल्यूट। अब ये जो पहला जो एब्सोल्यूट है ये क्या है, ये आपके पास बाउंडेड वेरिएशन है एफ़ की फॉर टू वैल्यूज़ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए। एक्चुअली अगर आप यहाँ पर ये डेल्टा एफ के की डेफिनेशन जानते हैं तो फिर आपको पता होगा डेल्टा एफ के मीन एफ ऑफ एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के माइनस वन, ऐसे ही है। तो अगर फ़र्ज़ करें सिर्फ मेरे पास दो ही वैल्यूज़ हैं एक्स और ए, तो फिर इसको मैंने अगर ऐसे लिखा हो दिस इज़ एफ ऑफ एक्स माइनस दिस इज़ एफ ऑफ ए, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर जो डेल्टा एफ के निकलेगा वो ये सारा है। अब सुप्रीमम तो तब लेते हैं ना जब आपके पास एक सेट, सुप्रीमम का कंसेप्ट तब आता है जब आपके पास सेट के अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स एक से ज़्यादा हों। एक सेट के अंदर एलिमेंट एक ही पड़ा है सिर्फ, तो उसका सुप्रीमम क्या होगा वो बताते खुद ही हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर फिर इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं दिस इज़ द बाउंडेड वेरिएशन
ऑफ एफ ऑफ एक्स ओवर द इंटरवल ए से बी। तो इसको मैंने बदल कर लिख लिया इस तरह वी ए बी एफ, और ये आ गया एफ ऑफ ए। आगे मैंने लिखा सिंस इट इज़ गिवन डैट आपका एफ जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है। अब बाउंडेड वेरिएशन के लिए फिर ये शर्त है कि ये जो वी ए बी एफ है जो कि सुप्रीमम है इस सेट का, ये फाइनाइट होना चाहिए। ये सिर्फ वेरिएशन है एफ़ की। अब अगर इसका सुप्रीमम आपने निकाला और वो फाइनाइट नंबर निकला तो फिर ऐसी सूरत में हम क्या कहते हैं, ये जो है वो बाउंडेड वेरिएशन है। सही है। देखें ना, किसी सेट का सुप्रीमम ज़रूरी तो नहीं कि वो फाइनाइट हो। मिसाल के तौर पर आपके पास नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर में आप जानते हैं कि इस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करता। सही है। तो आपने इस सेट का सुप्रीमम निकाला एफ़ की वेरिएशन का और वो फाइनाइट निकला, तो देन दिस इज़ कॉल्ड बाउंडेड वेरिएशन। तो अब ये बात गिवन है कि एफ़ आपका बाउंडेड वेरिएशन है, तो लिहाजा ये जो सिंबल है ये सारी चीज़ होगी फाइनाइट। अगली चीज़ एफ ऑफ ए क्या है? एफ ऑफ ए रिप्रेजेंट अ पॉजिटिव रियल नंबर। एफ ऑफ ए का एब्सोल्यूट, ये पॉजिटिव रियल नंबर है। एफ ऑफ ए का मतलब है फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर। ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू जब आप ए के ऊपर निकालेंगे वो कोई ना कोई नंबर निकलेगा, और वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, लेकिन आपने एब्सोल्यूट लगाया हुआ है, लिहाजा वो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव होगा। तो ये भी एक पॉजिटिव रियल नंबर है। ये वैसे ही आपने कहा कि ये बाउंडेड वेरिएशन है, तो फिर सारी सी बात है इन दोनों का सम जो होगा वो भी बाउंडेड होगा। दिस इज़ लेस देन इन्फिनिटी। तो इसका मतलब आपके पास एफ ऑफ एक्स का जो एब्सोल्यूट है वो अगर इन्फिनिटी से छोटा आ गया, तो आप जानते हैं कि बाउंडेड फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। हम जानते हैं कि एक फंक्शन को बाउंडेड कहते हैं अगर उसका एब्सोल्यूट जो है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर m से छोटा हो, और m क्या है, आपके पास एक पॉजिटिव रियल नंबर है, यानी फाइनाइट रियल नंबर है ना आपके पास। तो आपने यही दिखाया कि एफ ऑफ एक्स का जो एब्सोल्यूट है आपके पास इन्फिनिटी से लेस देन है, लिहाजा एफ ऑफ एक्स क्या है, एक बाउंडेड वेरिएशन है। ठीक है। तो ये आपका थर्ड पार्ट था। नेक्स्ट एंड दी फोर्थ पार्ट, अच्छा क्वेश्चन है। कहता है शो बाय यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट आपने इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी साइन एक्स ओवर एक्स पी डी एक्स प्रूफ करना है। ये कन्वर्ज करता है, कब कन्वर्ज करता है, जब आपका पी पॉजिटिव है। ठीक है। डिरिचलेट टेस्ट की मदद से आपने प्रूफ करना है कि ये इंटीग्रल कन्वर्ज करता है, लेकिन कन्वर्ज तब करेगा जब पी आपका पॉजिटिव होगा। सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि जो डिरिचलेट टेस्ट है इसकी स्टेटमेंट क्या है। मैंने लिखा जी एज वी नाउ डैट डिरिचलेट टेस्ट कैन बी स्टेटेड एज इफ़ एफ एंड फाई आर टू फंक्शन सच डैट। हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले डिरिचलेट टेस्ट के लिए दो फंक्शन होने चाहिए, एक एफ़ है दूसरा फाई है। अब एफ़ और फाई अपने कुछ थोड़ी सी कंडीशन को यहाँ पर पूरा करना चाहिए। फाई इज़ बाउंडेड, फाई आपका बाउंडेड होना चाहिए, मोनोटोनिक होना चाहिए। अब मोनोटोनिक में मतलब है कि वो या तो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो ओवर दी इंटरवल ए से इन्फिनिटी। तीन चीज़ें हैं फाई के लिए, एक बाउंडेड, पहली चीज़ हो गई बाउंडेड, चलिए यहाँ लिख लेते हैं, ये बाउंडेड होना चाहिए। दूसरा मोनोटोनिक होना चाहिए, और तीसरा ये है कि इसकी जो लिमिट है ना वो इन्फिनिटी पर ज़ीरो को अप्रोच करनी चाहिए। ये है फाई के लिए तीन कंडीशन। आगे अब एफ़ को क्या होना चाहिए, एफ़ भी बाउंडेड होना चाहिए ओवर द इंटरवल ए से लैम्डा, और लैम्डा जो है वो ए से बड़ा कोई नंबर है। दूसरा ये कि इस एफ़ का जो ये इंटीग्रल है आप कैलकुलेट करें, ये भी बाउंडेड होना चाहिए। देन हम कहेंगे कि फाई और एफ़ का जो प्रोडक्ट है, ये इनका जो इंटीग्रल है वो भी कन्वर्ज करेगा। ठीक है। ये डिरिचलेट टेस्ट आपका कह रहा है। तो आपने सबसे पहले जब भी मतलब पेपर में भी आपने ऐसे ही पहले लिखना है, डिरिचलेट टेस्ट की स्टेटमेंट लिखें कि हम डिरिचलेट टेस्ट ये कहता है। ये चीज़ आपकी पेपर जो चेकर है उसके लिए अच्छा इंप्रेशन होगा आपके लिए ना। अच्छा, तो सबसे पहले मैंने लेट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में दो फंक्शन है, एक साइन एक्स ओवर एक्स पी है ना, साइन एक्स ओवर एक्स पी है, तो मैंने 1 ओवर एक्स पी का नाम फाई एक्स रख लिया। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक के लिए ये है कि मैंने बताया कि आपका फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग हो। तो मैंने इसका पहला डेरिवेटिव लिया, ये पहला डेरिवेटिव आ गया माइनस पी इंटू एक्स की पावर पी माइनस 1। आप जानते हैं कि ये अगर यहाँ पर पी कोई पॉजिटिव नंबर है, व्हेन पी इज़ ग्रेटर देन 0, तो आपका पहला डेरिवेटिव आएगा लेस देन 0। ठीक है। तो लेकिन अगर पी यहाँ पर ग्रेटर देन 0 ना रखा जाए तो फिर आप जानते हैं कि यहाँ पर इसका आंसर आएगा ग्रेटर देन 0। ठीक है। मतलब पी नेगेटिव हो तो फिर ये आंसर आपके पास यहाँ पर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। लेकिन हमने प्रूफ करना है कि अगर पी आपका पॉजिटिव है तो फिर ये सारी कंडीशंस पूरी होती हैं। तो पहली चीज़ ये होगी कि फंक्शन का पहला डेरिवेटिव आ गया लेस देन 0। फंक्शन का लेस देन 0 आना मतलब है कि फंक्शन आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो गया। ठीक है। कब, जब आपका पी पॉजिटिव है। अगली चीज़ अब ये दिखाना है कि फंक्शन की दूसरी शर्त ये थी कि बाउंडेड में होना चाहिए, और तीसरा ये कि लिमिट। अब मैं आगे लिमिट कैलकुलेट करने लगा हूँ। लिमिट ली
इसमें दोनों तरफ x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी कर दें, ये 1/∞ आ जाएगा, तो 1/∞ आकर 0, तो लिमिट भी इसकी 0 हो गई जब आपका p ग्रेटर देन 0 है। अब फिर यहाँ पर देख रहे हैं अगर आपका p पॉजिटिव होगा तो फिर लिमिट एग्जिस्ट करेगी। मिसाल के तौर पर देखें, आप फ़र्ज़ करें p की वैल्यू रखते हैं 5 और मैं आपको कहता हूँ लिमिट ले लें x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अगर ऐसा होगा तो फिर ये आंसर 0 को अप्रोच करेगा। अगर फ़र्ज़ करें कि आपने p की वैल्यू रखी -5 और आपने दोबारा लिमिट अप्लाई की x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पर, अब ये -5 है तो आप जानते हैं ये बन जाएगा x की पावर 5, और x की पावर 5 जो है वो जब आप इन्फिनिटी अप्रोच करेंगे तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगी, तो ऐसी सूरत में फिर ये 0 को अप्रोच नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पर ये तमाम बातें तब होल्ड करेंगे जब p ग्रेटर देन 0 है। इसलिए साथ साथ ये लिखना है कि व्हेन p ग्रेटर देन 0 है तो फिर ये बात होल्ड कर रही है। अगली चीज़ लास्ट ये है कि आपने फाई को दिखाना बाउंडेड है, तो बाउंडेड होने के लिए आप जानते हैं कि फंक्शन बाउंडेड कब होता है। फाई बाउंडेड तब होगा जब फाई का आंसर जो है वो किसी पॉजिटिव रियल नंबर से छोटा है। तो आप जानते हैं ये है 1/x की पावर p और x आपका 1 से इन्फिनिटी है। आप यहाँ पर x 1 से इन्फिनिटी कोई भी नंबर यहाँ पर पुट करते जाएँ, ठीक है। मुझे कैसे पता लगा 1 से इन्फिनिटी है, ये आपके पास इंटीग्रल है 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। तो आप यहाँ पर x की जगह कोई भी नंबर पुट करते जाएँ जो 1 से इन्फिनिटी है, इसका एब्सोल्यूट जो है हमेशा ऑलवेज लेस देन आएगा 1 से, ठीक है। तो फंक्शन हो गया बाउंडेड। तो फाई ने अपनी 3 कंडीशंस पूरी कर दी हैं, तो डिरिचलेट टेस्ट की पहली कंडीशन पूरी हो गई है। सो फाई एक्स इज़ बाउंडेड फंक्शन, सो फर्स्ट कंडीशन ऑफ डिरिचलेट टेस्ट इज सेटिस्फाइड। अगली कंडीशन ये थी कि अब हमने फंक्शन एफ ऑफ एक्स लेट किया, इंटीग्रल मेरा है sin x ओवर x की पावर p। अब इस इंटीग्रल का दूसरा हिस्सा मैंने उठा लिया sin x, इसका नाम मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स रख दिया। अब फंक्शन एफ ऑफ एक्स को 2 शराइत पूरी करनी चाहिए। एक तो ये फंक्शन बजाते खुद इस इंटरवल पर 1 से लैम्डा के ऊपर, ठीक है, क्योंकि ये इंटीग्रल 1 से इन्फिनिटी है ना, तो हम 1 से लैम्डा लेंगे। 1 से लैम्डा के ऊपर ये फंक्शन होना चाहिए बाउंडेड। तो आप जानते हैं साइन फंक्शन होता ही बाउंडेड है किसी भी क्लोज इंटरवल पर, ठीक है। क्लोज है, ओपन है, साइन फंक्शन इज़ बाउंडेड। देन एफ ऑफ एक्स इज़ बाउंडेड ओवर दी क्लोज इंटरवल 1 से लैम्डा, और लैम्डा 1 से बड़ा है। अगली चीज़, अब इसका मैं इंटीग्रल कैलकुलेट करने लगा हूँ। आगे आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रल, ठीक है, और वो इंटीग्रल होगा जो आपकी लोअर लिमिट है 1 से लेकर लैम्डा तक, तो इसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है, तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन होगी कोज माइनस कोज एक्स। बाद में इसमें लिमिट वगैरह अप्लाई कर दी, अपर लिमिट लोअर लिमिट आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा, यहाँ पर एक थोड़ी सी मिस्टेक, और वो ये है कि साइन एक्स की इंटीग्रेशन हो गई माइनस कोज एक्स, ठीक है, और ये आ गया 1 से लैम्डा, तो ये बनेगा माइनस कोज लैम्डा माइनस माइनस प्लस कोज 1। तो बस वो ये है कि ये वाली टर्म पहले लिख लीजिएगा, ये बाद में, लेकिन इन टर्म ऑफ मैंने इसको लिखा है एब्सोलूट, ठीक है। आगे एब्सोलूट की प्रॉपर्टी लगा देंगे, ये भी पहले लिखी होगी तब भी एब्सोलूट इसी तरह ही ओपन हो जाएगा, और अगर ऐसे उसको ओपन करते हैं तब भी यही हो जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, अब आप जानते हैं कि लैम्डा आपका 1 से इन्फिनिटी के दरमियान है, ठीक है। आपकी ये 1 से लैम्डा पर आपने इंटीग्रेशन करनी है, जबकि लैम्डा बताते खुद इस इंटरवल से बिलोंग करता है। अब साइन फंक्शन है या कोस फंक्शन है, आप जानते हैं ये दोनों होते हैं बाउंडेड। तो कोस लैम्डा हो, इसका आंसर भी 1 से छोटा है, और कोस 1 इसका आंसर भी 1 से छोटा होगा। मतलब इन दोनों चीज़ों का जो सम है वो लेस देन इक्वल होगा 2 से, ठीक है। तो लिहाजा आपका ये वाला जो इंटीग्रल है ये भी बाउंडेड हो गया, यानी ये इंटीग्रल आपके पास आ गया लेस देन इक्वल टू 2। दिस शोज दैट दिस इंटीग्रल इज बाउंडेड एज बोथ कंडीशन ऑफ डिरिचलेट टेस्ट आर सेटिस्फाइड, सो द इंटीग्रल कन्वर्जेस व्हेन p इज़ पॉजिटिव, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इसको कंप्लीट करना है। नहीं, नेक्स्ट आपका 5th पार्ट, शो डैट दी सीक्वेंस fn, सीक्वेंस ऑफ फंक्शन fn वेयर fn(x) इज इक्वल टू 1/x प्लस n इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन एनी इंटरवल 0 to b क्लोज इंटरवल वेयर b ग्रेटर दैन 0। आपने यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये एक सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है। अब आपको यहाँ पर देखें, ये क्वेश्चन समझने के लिए सीक्वेंस ऑफ फंक्शन जो है यूनिफॉर्म, उसकी सीक्वेंस ऑफ फंक्शन क्या होता है, उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से क्या मुराद है, ये चीज़ें, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये लेक्चर जो हैं यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस के, सीक्वेंस ऑफ कन्वर्जेंस के मेरे चैनल पर अपलोडेड हैं, प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। तो आपने प्रूफ ये करना है कि अगर सीक्वेंस ऑफ फंक्शन ये जो है और जिसकी nth टर्म f(x) इज इक्वल टू 1/x n प्लस n है, ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है इस क्लोज इंटरवल b के, क्लोज इंटरवल 0 से b पर, जबकि b पॉजिटिव है। अब ये जो क्वेश्चन है मैं ऑलरेडी अपने लेक्चर्स में करवा चुका हूँ। मैंने लिखा है 2C सोल्यूशन, सी लेक्चर नंबर 2 चैप्टर नंबर 4 यूनिफॉर्म एंड पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस, ठीक है। आप मेरे रियल एनालिसिस 2 की प्लेलिस्ट में जाएँ,
वहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में लेक्चर नंबर 2 आप देखें, उसके अंदर ये मौजूद है। ठीक है, मैं वैसे इस क्वेश्चन का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगा, आप उसको देख लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट अब आपके शॉर्ट क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं, अब आगे आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन। तो लॉन्ग क्वेश्चन में पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो ये है, शो डैट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इज़ एक्सप्रेसिबल एज द डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। आपने प्रूफ ये करना है कि एक फंक्शन है जो कि बाउंडेड वेरिएशन है, उसे आप एक्सप्रेस कर सकते हैं डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन के तौर पर। और एक्चुअली ये जो रिज़ल्ट है, ये थ्योरम है, इसे हम जॉर्डन थ्योरम कहते हैं। ठीक है, तो सम टाइम ये है कि आपके पास पेपर में फ़र्ज़ करें उसने जॉर्डन थ्योरम लिखा हो तो आपने उससे कंफ्यूज नहीं होना, वो ये भी लिख सकता है स्टेट एंड प्रूव जॉर्डन थ्योरम। तो जॉर्डन थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। तो क्या प्रूव करना चाह रहे हैं हम कि एक फंक्शन है बाउंडेड वेरिएशन का, उसको आप लिख सकते हो एज अ डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। अब इसमें दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक तो ये कि बाउंडेड वेरिएशन का कंसेप्ट क्या होता है, दूसरा ये कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन कहते किसे हैं। तो चलिए देखते हैं बाउंडेड वेरिएशन। चलिए मैंने लिखा सपोज डैट एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। एफ जो है वो एक बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन है। देन वी नीड टू शो डैट, हमने प्रूव करना है कि एफ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ डिफरेंस ऑफ टू मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। हम ये प्रूव करेंगे कि एफ जो है वो दो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन के तौर पर लिखा जा सकता है। सो लेट, अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग मतलब मैं फिर दोबारा बताता हूँ आपको। एक फंक्शन मिसाल के तौर पर अगर जी है तो उसको मैं मोनोटोनिक इंक्रीजिंग कहूँगा अगर इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 आ जाए। ठीक है, ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा इन टर्म ऑफ डेरिवेटिव। वैसे मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अगर आपके पास x1 और x2 दो रियल नंबर हैं और x1 x2 से बड़ा है, तो फिर gx1 का आंसर gx2 से अगर बड़ा आ जाए तो फिर ऐसी सूरत में हम g को क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। यानी x1 बड़ा है x2 से, तो x1 के ऊपर g का आंसर x2 के ऊपर g के आंसर से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी सूरत में फिर g को आप क्या कहेंगे, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। तो हमने प्रूफ ये करना है कि f को लिखेंगे एज अ डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। एक पहला फंक्शन आएगा, फिर माइनस फिर दूसरा फंक्शन आएगा। अब ये जो दोनों फंक्शन हैं ये आपके पास मोनोटोनिक इंक्रीजिंग होने चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है। ले जी, मैंने अपने इस फंक्शन एफ ऑफ एक्स को ऐसे लिखा है, हाफ ऑफ वी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस हाफ ऑफ वी एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, क्या ऐसे लिखा जा सकता है 1/2 2 टाइम एफ ऑफ एक्स। क्या इसे मज़ीद ऐसे लिखा जा सकता है एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। क्या इसे मज़ीद आप इस तरह लिख सकते हैं कि इसमें आप यहाँ पर वी एक्स को एक मरतबा ऐड कर लें और एक मरतबा आप वी एक्स को माइनस कर दें। तो ये तरीक़ाकार इस्तेमाल किया। अब आगे आप यहाँ पर दो पार्ट्स बना लें, एक पहला ये प्लस वाला आ गया और ये दूसरा माइनस वाला आ गया। ठीक हो गया। अब जो प्लस वाला है वी एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स का नाम मैंने जी एक्स रख लिया और जो दूसरा है उसका नाम मैंने एच एक्स रख लिया। ठीक है, वेयर जी एक्स ये सारा आ गया और एच एक्स ये आ गया। अब मैंने करना क्या है, नाउ वी शो डैट, मैंने प्रूफ ये करना है कि जी एक्स एंड एच एक्स आर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो जी और एच को मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाना है। अब मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाने के लिए मैंने जैसे भी आपको बताया कि आप x1 और x2 दो रियल नंबर लेंगे, तो मैंने दो रियल नंबर उठाए, एक x2 और एक x1, और मान लिया कि x2 जो है वो x1 से बड़ा है। तो मेरा टारगेट अब ये होगा कि gx2, अगर g को मोनोटोनिक दिखाना है पहले, तो फिर मेरा टारगेट ये है कि gx2 का जो आंसर है वो बड़ा दिखाना है मैंने gx1 से, क्योंकि मैंने x2 को x से बड़ा माना है। तो अब ये बड़ा दिखाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ सबसे पहले gx2 माइनस gx1 निकाल लिया, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लें। देखें ना, ये gx2 gx1 से बड़ा कब होगा, जब ये जो डिफरेंस है ये ग्रेटर देन 0 आ जाए। ठीक है, तो मैं फिर gx2 माइनस gx1 निकालने लगा हूँ। तो gx2 की वैल्यू क्या होगी, ये gx है मेरे पास सारा, तो यहाँ पर x की जगह आप x2 पुट कर दो, ये आ जाएगा vx2 प्लस एफ ऑफ x2, आगे माइनस gx1 निकालना है, ये आ जाएगा vx1 प्लस एफ ऑफ x1। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब इन दोनों ब्रैकेट्स में से आपने 1/2 कॉमन निकाल लिया। 1/2 कॉमन निकालने के बाद ये आ गया, अब ये v वाली टर्म इकट्ठी कर ली लिया, ये आ गया vx2 माइनस vx1 और ये f वाली टर्म लिया कर ली सारी। अच्छा, अब बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन के मुताबिक ये जो दो वैल्यूज़ हैं, दिस शोज बाउंडेड वेरिएशन ऑफ f फॉर x1 x2। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं vf x1 x2, या आप समटाइम सिंबल ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो, दिस इज़ द बाउंडेड वेरिएशन ऑफ f
ओवर x1 से x2, ठीक है। ऐसे भी लिखा जा सकता है, जैसे ना आप ओवर क्लोज इंटरवल ए भी लिखते हैं ना बाउंडेड वेरिएशन को ऐसे, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये सारा जो v वाला है ये मैंने इसको लिख लिया, दिस इज़ दी बाउंडेड वेरिएशन ऑफ f ओवर द इंटरवल x1 x2, और ये मैंने वैसे के वैसे लिख दिया था, ठीक है। अब अगली बात, एज दी बाउंडेड वेरिएशन इज़ द सुप्रीमम ऑफ द, अब बाउंडेड वेरिएशन की डेफिनेशन क्या होती है, ये जो वी ए बी एफ है यानी बाउंडेड वेरिएशन, ये होता क्या असल में, बाउंडेड वेरिएशन असल में होता है ये जो सारा सेट मैंने लिखा है समीशन के इक्वल टू 1 से n डेल्टा एफ एक्स के, इसका अगर आप सुप्रीमम ले लेते हैं और वो सुप्रीमम निकलता है फाइनाइट, तो वो सुप्रीमम जो फाइनाइट निकलता है, तो फिर अगर आप खाली सुप्रीमम लेते हैं ये आ गया आपके पास इसकी वेरिएशन f की, अगर सुप्रीमम फाइनाइट आ गया तो दिस इज कॉल्ड दी बाउंडेड वेरिएशन, सुप्रीमम फाइनाइट है तो दिस इज बाउंडेड वेरिएशन ऑफ f, ठीक है। तो अब मैंने लिखा कि एक्चुअली कि ये जो v है, पीछे मैंने लिख के आया हूँ कि वी ए बी एफ जो है वो एक्चुअली वो क्या होता है, वो है सुप्रीमम ऑफ दिस सेट। तो अब मुझे बताएं कि विदाउट सुप्रीमम ये अंदर वाली हर चीज़ से बड़ा होगा कि नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ कि सेट ए है मेरे पास 1 2 3 अप टू 10 तक, मैं कहता हूँ आप सुप्रीमम ऑफ ए निकालें, आप कहेंगे जी सुप्रीमम ऑफ ए यहाँ पर 10 के बराबर है, मैं कहता हूँ उसका नाम हम एक्स रख लेते हैं, ठीक है जी। क्या मैं कह सकता हूँ कि x जो है वो a के हर नंबर से बड़ा या ज़्यादा से ज़्यादा बराबर है, और x का हर नंबर स्मॉल a है मिसाल के तौर पर, तो क्या ये बात ठीक है कि x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग टू a। तो सुप्रीमम की क्वालिटी ये होती है कि सुप्रीमम जो है वो उस सेट के हर एलिमेंट से बड़ा है। तो ये जो सारे हैं आपके पास अंदर जो समीशन है ये सारे इस सेट के एलिमेंट हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि विदाउट सुप्रीमम अगर जब आप इसको सुप्रीमम को छोड़ देंगे तो ये जो सारी चीज़ है सुप्रीमम लेने के बाद ये आंसर आया, जैसे यहाँ पर सुप्रीमम लेने के बाद इसका आंसर x रख लिया है, तो ये सारा आंसर जो होगा इस सेट के हर नंबर से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा। जैसे यहाँ पर इस सेट का हर नंबर a है, तो फिर वी ए बी एफ जो होगा वो इस सेट के हर नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। इस सेट का हर नंबर जो यहाँ समीशन की शक्ल में है वो a है असल में, ये जो v है ये असल में x है यहाँ पर, तो ये आपका बाउंडेड वेरिएशन इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। फ्रॉम 1 द बाउंडेड वेरिएशन, तो लहदा फिर ये जो सारी बाउंडेड वेरिएशन है इससे क्या होगी, बड़ी होगी। क्यों, मैं क्या क्या कह रहा हूँ आपके पास यहाँ पर, ये देखें ये जो v है इसको मैंने बदल लिया था इस तरह वेरिएशन की शक्ल में, ठीक होगी बात। ये आगे मैंने कहा कि ये असल में बाउंडेड वेरिएशन है f की, दिस इज़ दी बाउंड। अब ये डेल्टा एफ के क्या है, डेल्टा एफ के मैं बता चुका हूँ आपको, डेल्टा एफ के मैंने लेक्चर्स में बताया, डेल्टा एफ के रिप्रेजेंट डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्टिव वैल्यूज़ ऑफ f, ऐसे ही है। तो यहाँ पर जनाब मोहतरम आप जो ये डेल्टा f निकालेंगे सिर्फ 2 वैल्यूज़ x1 x2 के लिए, तो उसको ऐसे लिख नहीं सकते, दिस इज़ f ऑफ x2 अगर x2 बड़ा है, f ऑफ x1 अगर एब्सोल्यूट लगा दें तो फिर जिसको मर्जी पहले लिख लें आप। तो ये सारी चीज़ क्या है, ये आपके पास वेरिएशन को शो कर रही है। देखें सुप्रीमम लेने का कंसेप्ट तब आता है जब सेट के अंदर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर कहता हूँ सेट ए के अंदर सिर्फ एक नंबर पड़ा हुआ है, इसका सुप्रीमम बता दें, आप कहेंगे जी वो खुद ही है, ठीक है ना, फिर तो सुप्रीमम लेने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। तो फिर यहाँ पर आपने इन 2 वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस निकाला। अब ये जो है चीज़ सिंपल आपके बाउंडेड वेरिएशन को शो करेगी, वी एफ x1 x2 को। अब यहाँ पर मुझे सुप्रीमम वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। फ्रॉम 1 द बाउंडेड वेरिएशन v जो है वो इससे बड़ी होगी, क्योंकि बाउंडेड वेरिएशन इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन समीशन, ठीक है। समीशन तब लेते हैं जब अंदर बहुत आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ को वेरी कर रहे हैं ना, k इक्वल टू 1 से n तक, तो मैं तो सिर्फ 2 वैल्यूज़ के दरमियान डिफरेंस निकाल रहा हूँ। अच्छा, अब इसको उठा के आप इधर ले आएँ, ये आ जाएगा वी एफ x1 x2 माइनस दिस ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। लेकिन अब ये सारी साइड है क्या चीज़, ये सारा कौन है, इधर जो आप पीछे निकाल के हैं ये सारा है आपके पास, ये सारी चीज़ इसके बराबर है आफ्टर डिवाइडिंग बाय 2, ठीक है। ये सारी चीज़ इसके, अब ये मतलब ये वाली सारी साइड क्या आ गई, दिस इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आने का मतलब है ये सारा चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आ गई। अब ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 आने का मतलब है कि gx2 आपने प्रूव कर दिया gx1 से बड़ा या बराबर है, दिस इंप्लाइज g एन इंक्रीजिंग फंक्शन, यही आपने प्रूफ करना था कि g आपका मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, ठीक है। सिमिलरली वी कैन शो डैट h इज़ आल्सो इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ पर अब क्या करना है, जहाँ जहाँ पर g लिखा है वहाँ पर सिर्फ h लिखना है आपने, तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है, आप सिर्फ इतनी बात लिख दें, सिमिलरली वी कैन शो डैट h इज़ आल्सो एन इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो ये आपका प्रूफ हो गया जी। लेकिन जी नेक्स्ट
क्वेश्चन लॉन्ग आपका, और यही पूरे पेपर में समझ लें कि लेंथी, मुश्किल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। ले जी देखते हैं। कहता है शो डैट इफ़ एफ बिलोंग टू आर अल्फ़ा, मतलब आपका एफ जो है वो रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। एफ एम से, स्मॉल एम से कैपिटल एम के दरमियान है, यानी कि एफ़ की मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है और कैपिटल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम है। ये तो हो गया एफ़ के मुतालिक मालूमात। आपको दो मालूमात हैं कि एक एफ़ रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल है, दूसरा एफ़ की मिनिमम वैल्यू स्मॉल एम है और कैपिटल वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम है। आगे चलता है, फिर दूसरा फंक्शन लिया उसने, एक फाई एक फंक्शन डिफाइन किया जो कि कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल एम से कैपिटल एम, यानी कि एफ़ की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू के ऊपर एक इंटरवल बनाकर उस पर उसने कहा कि फाई जो है वो कंटिन्यूस है। करना क्या चाह रहा है, एंड फिर एक फंक्शन उसने डिफाइन किया एच एक्स इज इक्वल टू कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, फाई जो है वो अप्लाई कर दिया एफ ऑफ एक्स के ऊपर, एक कंपोजिट फंक्शन बनाया एच एक्स ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। देन आपने प्रूफ ये करना है कि एच ये जो कंपोजिट फंक्शन उसने डिफाइन किया है ये भी रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है ओवर द क्लोज इंटरवल ए बी। डिड्यूस डैट, और ये भी बाद में प्रूफ करना है कि आपने कि ऐसी कि एफ़ का एब्सोल्यूट और एफ़ का स्केयर जो है ये भी रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन होंगे। ये क्वेश्चन उठाया है इसने मैथमेटिकल एनालिसिस वाल्टर र्यूडन में से, चैप्टर नंबर 6 है, लेकिन उम्मीद करता हूँ आप वहाँ से देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हर बुक का स्टाइल डिफरेंट होता है। तो देखते हैं जी इस क्वेश्चन को अब सोल्यूशन की तरफ। बेटा रिज़ल्ट को प्रूफ करने के लिए मैंने एक यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल जो है, जो कि अकॉर्डिंग टू आपके जो ये रिज़ल्ट हमने प्रूफ करना है उसके मुताबिक एक एग्ज़ाम्पल बनाई, ताकि आपको थोड़ा सा एग्ज़ाम्पल से तरह मैं पहले थोड़ा सा समझा देता हूँ। मैंने लेट कर लिया कि यहाँ पर जो हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, और इंटरवल मैंने ले लिया 0 से 1 पर। अब आप जानते हैं ये जो एक्स स्क्वायर है ये इंटीग्रेबल फंक्शन है, इस इंटरवल पर बाउंडेड भी है, लिहाजा ये रिमान इंटीग्रेबल होगा, मतलब आप इसकी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। अब इस फंक्शन की इस क्लोज इंटरवल के ऊपर अगर आपको मैं कहूँ मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए, तो वो मैक्सिमम वैल्यू 1 के ऊपर 1 आएगी और 0 के ऊपर 0 है। ठीक है, और बाकी 0 से 1 के दरमियान जितनी भी वैल्यू रखेंगे मतलब मैक्सिमम और मिनिमम 0 और 1 के दरमियान है। तो यहाँ पर इसकी मिनिमम वैल्यू जिसको यहाँ पर उसने स्मॉल एम से डिनोट किया था वो 0 आ गई, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कैपिटल 1 आ गई, कैपिटल एम जो है वो 1 के बराबर आ गई। अब आगे मैंने दोबारा एक फंक्शन फाई ऑफ एक्स सेलेक्ट किया एक्स की पावर 4। अब आप जानते हैं ये जो एक्स की पावर 4 ये पॉलिनोमियल फंक्शन मैंने लिया है आसान सा सिर्फ समझाने के लिए। आगे अकॉर्डिंग टू रिज़ल्ट उसने कहा कि फाई जो था वो ऐसा फंक्शन लेना है जो कंटिन्यूस होगा इस क्लोज इंटरवल एम से कैपिटल एम पर। तो आप देख लें कि पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होते हैं, तो ये 0 से 1 के ऊपर कंटिन्यूस है। अगला तीसरी चीज़ उसने कही थी कि आपने एक कंपोजिट फंक्शन डिफाइन करना है, तो कंपोजिट फंक्शन आ गया फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स के आ गई, यानी एच एक्स जो निकालेंगे यहाँ पर कंपोजिशन लगाकर वो एक्स की पावर 8 बन जाएगा आपके पास। अच्छा, अब पहला रिजल्ट उसने ये कहा हुआ है कि आपने प्रूफ करना है कि जो आपका ये कंपोजिशन फंक्शन बना है एच एक्स ये भी रिमान स्टेलजिस इंटीग्रल है। आप अल्फ़ा कोई भी ले लें, अल्फ़ा आपका जानते हैं ये मोनोटोनिक फंक्शन होता है, आप अल्फ़ा कुछ भी रख लें, क्या ये एक्स की पावर 8 जो है ये इंटीग्रेबल नहीं है इस क्लोज इंटरवल 0 से 1 के ऊपर, तो ये इंटीग्रेबल है। तो मैंने लिखा फॉर एनी अल्फ़ा वी कैन ऑब्जर्व डैट एच एक्स इज द रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन। प्रूफ इसका हम अभी जर्नल करते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ जो चीज़ें 2-4 बताना चाहता हूँ मतलब उसको आपने ध्यान रखना है। एक तो मैंने ये फंक्शन लेट किए हैं, अब इसके मुताबिक अच्छा आगे देखें। मैंने अब अगली चीज़ यहाँ पर मैं एच एक्स जो है जो कंपोजिशन फंक्शन है उसके मैक्सिमम को एम ये स्टार से डिनोट कर रहा हूँ। तो एच एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है वो भी 1 के बराबर है। यहाँ पर आपका एच एक्स जो है वो एक्स की पावर 8 है, और एक्स की पावर 8 की जो मैक्सिमम वैल्यू है इस क्लोज इंटरवल 0 से 1 पर वो 1 के बराबर है। तो एम स्टार जो है 1 आ गया। इसी तरह स्मॉल एम स्टार जो है वो उसको मैंने कह दिया मिनिमम ऑफ एच ऑफ एक्स, वो आपके पास यहाँ पर 0 के बराबर है। अच्छा, अब अगली चीज़ ये जो मैं ये बीच में यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, एक्चुअली ये सारी कैलकुलेशन यहाँ पर मैं आगे जाके थ्योरम के प्रूफ में करूँगा। चलिए जब प्रूफ में आती हैं तो फिर आपको ज़रा ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। अब प्रूफ ज़रा करते हैं, प्रूफ की तरफ चलते हैं।
अच्छा, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐसी सपोजिशंस हैं वो मैंने अपनी तरफ से नहीं की, वो जिस तरह जिसने इस थ्योरम को फर्स्ट टाइम प्रूव किया होगा, ठीक है, जो भी इस थ्योरम का जो ऑथर होगा, ठीक है, जिस तरह उसने लेके चले हैं, बस मैं उसको यहाँ पर जस्ट एलेबोरेट कर रहा हूँ, ठीक है, ज़रा आसान अल्फाज में, सही है। तो अब ये कि हमने एप्सिलॉन ऐसा ही क्यों रखा है, जहाँ पर जो टेक्निकल चीज़ होगी वो मैं आपको लाजमन बताऊँगा, लेकिन ऐसा ही रखना क्यों रखना, ठीक है, वो असल में फिजिबल है इस वक्त प्रूफ करने के लिए। मिसाल के तौर पर कहते हैं जी चूज़ एप्सिलॉन ग्रेटर दैन 0, आपने एक पॉजिटिव एप्सिलॉन चूज़ कर लिया। सिंस फाई इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ओवर क्लोज इंटरवल एम से एम। अब आप कहेंगे पीछे लिखा था उसने कंटिन्यूअस फंक्शन, मैंने लिख दिया यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस, आप खाली कंटिन्यूअस लिख लें, लेकिन आप यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसकी वजह रियल एनालिसिस 1 में आपने पढ़ा है कि ऐसे फंक्शन जो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूअस होते हैं वो हमेशा यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होते हैं, तो लिहाजा मैंने यहाँ पर वर्ड यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस का इस्तेमाल किया है, नो प्रॉब्लम। लेट कर लिया है फाई एक यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस फंक्शन है एम से कैपिटल एम की तरफ, एम से कैपिटल एम पर देयर एग्जिस्ट एक डेल्टा। अब फिर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो आपको एक पॉजिटिव रियल नंबर हर देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव रियल नंबर डेल्टा सच डैट, डेल्टा यहाँ पर मैंने चूज़ कर लिया लेस देन एप्सिलॉन। अब ये मैंने चूज़ नहीं किया, अब ये जितना प्रूफ करना है उसके मुताबिक है। आपने एक डेल्टा लिया जो कि एप्सिलॉन से छोटा है, एंड ये जो होगा यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन के मुताबिक फाई ऑफ एस माइनस फाई ऑफ टी का जो एब्सोलूट है, दिस एब्सोलूट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, जब आपका एस माइनस टी का जो एब्सोलूट है वो लेस देन इक्वल होगा डेल्टा के। एंड एस और टी क्या है, ये दो आपके रियल नंबर्स हैं जो इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करते हैं। यहाँ तक तो मैंने सिर्फ अभी तक फाई की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन इस्तेमाल किया और कुछ भी नहीं किया, और ये लेट किया है कि एक डेल्टा है, डेल्टा एप्सिलॉन से छोटा रखा है, ठीक है, ये अभी तक सपोजिशन की है मैंने। ध्यान से ज़रा चीज़ों को समझना है, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं, ठीक है। मैंने बताया जैसे कि पूरे पेपर में सबसे जो लेंथी या ज़्यादा मुश्किल प्रूफ है वो यही है। आगे अब पहली चीज़, अब यहाँ पर सबसे पहले उसने एक फंक्शन एफ़ लिया था, और फंक्शन एफ़ के मुताबिक उसने कहा था वो रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। सिंस एफ़ बिलोंग टू आर अल्फ़ा, यानी एफ़ आपका रिमान स्टेल्जिस इंटीग्रेबल है, तो सारी से बात है फिर ये कॉशी क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करेगा। सो बाय कॉशी क्राइटेरिया फॉर इंटीग्रेबिलिटी फॉर एवरी पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ पार्टीशन पी सच दैट, कॉशी क्राइटेरिया बार बार इस्तेमाल हुआ, आप जानते हो क्या है, अपर रिमान सम माइनस लोअर रिमान सम शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। अब यहाँ पर जो एप्सिलॉन उसने रखा है वो डेल्टा स्क्वायर रख लिया है, ठीक है। अब मैंने बताया कि यहाँ पर ये अकॉर्डिंग टू प्रूफ करने के लिए यहाँ पर ये हम इस तरह इसको लेके चलेंगे आप, ठीक है। कुछ चीज़ें समझ लेंगे, आपको समटाइम ज़बानी याद भी करनी पड़ जाती हैं। तो यहाँ पर ये लेस देन एप्सिलॉन है, तो एप्सिलॉन यहाँ पर कॉशी क्राइटेरिया में उसने रख लिया डेल्टा स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अगली चीज़ लेट कर लिया कि एफ ऑफ एक्स का जो सुप्रीमम है वो कैपिटल एम आई है, और इन्फीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो स्मॉल एम आई है ओवर द ith इंटरवल, वेयर एज एच एक्स का जो सुप्रीमम है वो एम आई स्टार है, और एच ऑफ एक्स का इन्फीमम जो है वो स्मॉल एम आई स्टार है ओवर द ith इंटरवल। ले जी, अब आई की मैं यहाँ पर जो वेरिएशन है, आई जो आपके पास है 1 2 3 अप टू एन तक, इसको मैं इस पूरे आई को मैंने कहा मैं यहाँ पर दो क्लासेस में डिवाइड करने लगा हूँ। अब ज़रा गौर से देखिएगा किन दो क्लासेस में डिवाइड करने लगे हम। ले जी, आई की मैं बता रहा हूँ कि वेरिएशन कुछ इस तरह है। मैंने कहा जी कि आई जो है वो ए से बिलोंग करेगा, दो सेट हैं यहाँ पर मैं डिफाइन करने लगा हूँ ए और बी। मैंने कहा कि आई ए से बिलोंग करेगा जब आपका एम आई यानी कि एफ़ का सुप्रीमम माइनस एफ़ का इन्फीमम, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो डेल्टा से छोटा होगा, ठीक है। इसे मैं इनक्वालिटी नंबर 2 कह देता हूँ। अब ये मैं सपोजिशन करके चल रहा हूँ। फिर मैंने दूसरी क्लास इस तरह डिफाइन की कि आई जो है वो दूसरा सेट बी से बिलोंग करेगा अगर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा हो, यानी कि सेट बी में वो वाले आई हैं, आई क्या है, आई आपका यहाँ पर नेचुरल नंबर है 1 से n तक, ऐसे नंबर हैं सेट बी में जिनमें इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ग्रेटर देन इक्वल टू डेल्टा है, और इसमें वो हैं जिनमें डिफरेंस जो है वो लेस देन डेल्टा है। बात समझ आ गई कि नहीं? आगे देखिएगा ज़रा, फॉर आई बिलोंग टू ए आवर चॉइस ऑफ डेल्टा शोज डैट एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार इज़ लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ठीक है। आपने जो ए में से आई चूज़ किए हैं और आपने जो डेल्टा की यहाँ पर चॉइस रखी है, उस चॉइस के मुताबिक अगर आप ये चीज़ कैलकुलेट करें, एम आई स्टार कौन है? एम आई स्टार आपने डिफाइन किया है एच एक्स का सुप्रीमम, एच एक्स का
सुप्रीमम ऑफ एच एक्स, और स्मॉल एम आई जो है वो आपने डिफ़ाइन किया है इन्फीमम ऑफ एच एक्स। मैंने लिखा है कि आपने सेट ए में जितने भी आई रखे हैं और जो डेल्टा आपने चूज़ किया है, ठीक है, उस डेल्टा के लिए ये जो डिफरेंस है ना, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन होगा। अब इस बात को आपने किस तरह हज़म करना है वो इस एग्जांपल से ज़रा चेक करके देख लें, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि क्या ये बात सेटिस्फाइड होती है। चेक करें हाँ ज़रा। सबसे पहले यहाँ पर ये मैंने डिफ़ाइन किया है ए, चूज़ ए, जो मैंने लिखा कि ए के अंदर वो तमाम आई हैं जिनके लिए एम आई माइनस एम आई जो है वो लेस देन एफ डेल्टा है, ठीक है। और अब यहाँ पर डेल्टा क्या रखा है वो कैसे निकालना है यहाँ से, ये ज़रा देखिए शुरू से। ये यहाँ पर हम पहुँचे थे, ये मैंने एच एक्स का सुप्रीमम निकाल लिया था, वो 1 आ गया था, जिसका मैंने नाम यहाँ पर एम स्टार रखा है और प्रूफ में यहाँ पर आई भी लिखा हुआ है। आगे मैं यहाँ पर कहता हूँ ज़रा इसको ज़रा सोल्व करें, फाई ऑफ एस माइनस फाई ऑफ टी को, यानी यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी की जो वैल्यू बन रही है। फाई ऑफ एस, फाई फंक्शन हमारा है एक्स की पावर 4, ये फंक्शन हमारा। आप फाई ऑफ एस निकालेंगे वो बनेगा एक्स की पावर 4, फाई ऑफ टी निकालेंगे टी की पावर 4। इस पर ये इसको ऐसे लिख सकते हैं एस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, एस स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। फिर मजीद इसको ऐसे लिख सकते हैं एस माइनस टी का एब्सोल्यूट, एस प्लस टी का एब्सोल्यूट इंटू 3 एब्सोल्यूट अलग कर दिए। अच्छा, अब यहाँ पर यूनिफॉर्म कॉन्टीन्यूटी के मुताबिक आप जानते हैं कि हेयर एस माइनस टी जो है वो लेस देन होगा डेल्टा से, और एस और टी क्या है, रियल नंबर हैं जो कि यहाँ पर इस वक्त क्लोज इंटरवल 0 से 1 के दरमियान है। मुझे एक बात बताइएगा, आप एस और टी 0 और 1 के दरमियान कोई भी नंबर उठा लें, उन दोनों का सम, मैं कह सकता हूँ कि उन दोनों का सम का जो एब्सोल्यूट है वो हमेशा 2 या 2 से छोटा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2, बाकी नहीं तो से छोटा होगा। एस और टी कोई भी नंबर आपने यहाँ से उठाने हैं, उन दोनों को प्लस करना है। मैक्सिमम आप एस और टी क्या उठा सकते हैं, आप मैक्सिमम एस और टी यहाँ पर उठा सकते हैं 1 1। तो मैक्सिमम इन दोनों को अगर 1 1 रखें तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 2 आ जाएगा। तो एस प्लस टी हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 2। इसी तरह ही अगर एस और टी यहाँ पर 1 1 रखे जाए तो उनका स्केयर करके सम करें तो वो भी लेस देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक है। तो इस सारी चीज़ का आंसर, ये जो 3 नंबर है इनका आंसर क्या आएगा, ये पहला जो है वो डेल्टा है, एस माइनस टी वो डेल्टा से छोटा है, ये भी 2 से छोटा है, ये भी 2 से छोटा। तो इसका मतलब ये सारी चीज़ होगी वो लेस देन 4 डेल्टा आ जाएगी, अकॉर्डिंग टू ये जो मैंने एग्जांपल सेट की है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। ये लेस देन इक्वल आ गई 4 डेल्टा के, इसका मतलब ये सारी चीज़ फाई ऑफ एस माइनस फाई ऑफ टी आ गई लेस देन इक्वल टू 4 डेल्टा। इसको मैं रख लेता हूँ एप्सिलॉन से छोटा रखा हुआ है, यहाँ से अगर मैं इसको रखता हूँ, यहाँ से मैं कहता हूँ आप 4 डेल्टा, मतलब 4 डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन है, यहाँ से डेल्टा की वैल्यू निकालें, डेल्टा आ जाएगा लेस देन एप्सिलॉन बाई 4, मतलब ये डेल्टा हमारा निकलता है मैक्सिमम एप्सिलॉन बाई 4 के बराबर। लो जी, अब ज़रा गौर कीजिएगा, ए अगला मैंने ए बना लिया। ए वो क्लास है जिसमें एम आई माइनस एम आई जो है वो लेस देन डेल्टा है, यानी कि एम आई माइनस एम आई जो है वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 4 आ जाएगा, डेल्टा यहाँ पर एप्सिलॉन बाई 4 के बराबर रखा। और बी में वो तमाम एलिमेंट है जिनमें ये ग्रेटर दैन इक्वल टू डेल्टा है, इसका मतलब ये आ गया ग्रेटर दैन इक्वल टू एप्सिलॉन बाई 4, और आई आपका 1 से n के दरमियान है। अब जो उसने चीज़ लिखी यहाँ पर, कहता था कि फॉर आई बिलोंग टू ए, जब आपका आई ए से बिलोंग करेगा, आवर चॉइस ऑफ डेल्टा जो हमने डेल्टा रखा हुआ है शोज डैट कि एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार हमेशा लेस देन इक्वल होगा एप्सिलॉन से। इसको जरा आपने वेरीफाई करना होता है कि नहीं होता, एप्सिलॉन से छोटा ही है। फॉर आई बिलोंग टू ए आवर चॉइस ऑफ डेल्टा शोज डैट एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन। अच्छा, मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आपको कि आपने शुरू में सपोज किया है कि डेल्टा एप्सिलॉन से छोटा है। ए में वो तमाम एलिमेंट पड़े हैं जिनमें ये जो डिफरेंस है ये डेल्टा से छोटा है, और डेल्टा क्या है आपका एप्सिलॉन बाई 4 आ गया। इसका मतलब ये जो डिफरेंस है ये आपका पास एप्सिलॉन बाई 4 से छोटा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो डिफरेंस है एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार ये लेस देन होगा एप्सिलॉन से। तो अंडरस्टूड सी बात है कि आप ए के अंदर ए के अंदर वो तमाम एलिमेंट मौजूद हैं जिनमें ये जो डिफरेंस है वो लेस देन डेल्टा है, और डेल्टा जो है वो मैक्सिमम एप्सिलॉन बाई 4 है। तो मुझे बताएं एप्सिलॉन बाई 4 बड़ा होता है या एप्सिलॉन बड़ा होता है? तो ज़ाहिर सी बात है एप्सिलॉन बड़ा है एप्सिलॉन बाई 4 से, ठीक है। तो फिर ये जो सारा डिफरेंस होगा वो किससे छोटा होगा, मैक्सिमम होगा एप्सिलॉन से छोटा होगा या उससे ज़्यादा से ज़्यादा बराबर होगा, ठीक है। इसी तरह ही अगली जो चीज़ मैंने लिखी है वो ज़रा देखें, फॉर आई बिलोंग टू बी, बी में हर वो आई जो बी से बिलोंग करता है उसके लिए ये जो डिफरेंस है एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार ये लेस देन इक्वल होगा 2 के, और के यहाँ पर कौन है, फाई ऑफ टी का सुप्रीमम है, ठीक है।
फाई ऑफ टी का सुप्रीमम है और टी आपका इस क्लोज इंटरवल से बिलोंग करता है। अब इसको भी सेटिस्फाइड करके चेक करके देख लें क्या ये वाकई लेस देन इक्वल टू 2 के बनता है कि नहीं। पहले के लेंगे, के क्या है, फाई ऑफ टी का सुप्रीमम लेते हैं। तो ये मेरे पास इस एग्जांपल के अकॉर्डिंग ये फाई ऑफ एक्स है, इसका सुप्रीमम जो है वो मैंने निकाला है, फाई ऑफ एक्स की पावर 4 है, इसका सुप्रीमम इस इंटरवल पर 0 से 1 पर 1 आएगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ पर निकाला हुआ है के इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ फाई ऑफ टी का जो सुप्रीमम है मैक्सिमम वैल्यू 1 निकलेगी, तो लादा के की वैल्यू 1 आ गई। ठीक होगी बात ये। तो ये जो मैंने लिखा है कि ये जो डिफरेंस है एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार, ये लेस देन इक्वल होगा 2 के। ये कैसे 2 के से छोटा है या बराबर है। ऊपर आप निकाल के आए हो एम आई स्टार, ये है एम आई स्टार कौन है, एच एक्स का मैक्सिमम वैल्यू, वो आ गई यहाँ पर 1 माइनस स्मॉल एम आई स्टार मिनिमम ऑफ एच ऑफ एक्स है, वो कितना है 0, ये आ गया 1 माइनस 0। इधर 2 के की जगह यहाँ पर ये 1 पुट करें, आंसर क्या बनेगा 2 इंटू 1। क्या ये बात सेटिस्फाइड नहीं है कि 1 छोटा होता है 2 से, यानी 1 लेस देन आ गया 2 से। ठीक है, तो जब आप आई बी से आई आपका बी से होगा, तो ऐसी सूरत में कहता है एम आई स्टार माइनस एम आई स्टार जो होगा वो लेस देन इक्वल होगा 2 के, और के क्या है फाई ऑफ टी का सुप्रीमम है। ठीक है, तो ये मैंने एक छोटी सी एग्जांपल ली है सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर। अब अगला काम जो है सारा मतलब सिर्फ कैलकुलेशन है, मल्टीप्लिकेशन वगैरह है। अब ये मेरे पास बन गई हैं 5 इनइक्वालिटीज़, इनका बार बार मैंने इस्तेमाल करना है, कहीं पर मल्टीप्लाई करेंगे, एडिंग करेंगे। मैंने लिखा है नाउ टेकिंग समीशन आई बिलोंग टू बी डेल्टा अल्फा आई। ये जो समीशन है इस इनक्वालिटी नंबर 3 के ऊपर, क्वालिटी नंबर 3 ये मेरे पास पड़ी हुई है, ये इसके ऊपर दोनों तरफ अप्लाई करने लगा मैं, एंड यूजिंग 1, और 1 को यूज़ करूँगा। अब 1 क्या है वो भी मैं बताता हूँ आपको। लें जी, इसके ऊपर मैंने अप्लाई किया डेल्टा, इधर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है डेल्टा, तो मैंने लिखा ये डेल्टा, आगे आगे ये सारा समीशन, और समीशन मैं वेरी कर रहा हूँ ओवर बी के ऊपर। ये समीशन आ गया, ये डेल्टा आ गया, आगे ये वाली साइड आई एम आई माइनस एम आई डेल्टा अल्फा आई, और समीशन में बता रहा हूँ मैंने बी के ऊपर वेरी किया है अभी। ठीक है, लेस देन इक्वल टू, अब ये डेल्टा स्केयर कैसे बन गया है, डेल्टा स्केयर कैसे बना रहा है उसको देखिएगा। देखो जी, मैंने यहाँ पर लिखा यूजिंग 1 में ये चीज़ थी सारी, 1 क्या थी, चलिए आपको निकाल के दिखाते हैं। ये 1 है, ये मेरे पास 1 किधर गया, ये है 1 में था जो जहाँ पर हमने कॉशी थ्योरम इस्तेमाल किया है। अपर रीमान सम माइनस लोअर रीमान सम छोटा है किससे, डेल्टा स्केयर से। ये अपर और लोअर रीमान सम का जरा फार्मूला तो लगाएं, क्या होता है, क्या ये फार्मूला नहीं होता अपर लोअर रीमान सम का। अपर रीमान सम आ गया समीशन, मैंने पहले भी पीछे भी बता चुका हूँ आपको कि आप किसी भी फंक्शन का अपर रीमान सम कैसे डिफाइन करते हैं। अपर रीमान सम कह लें या अपर स्टैटिस्टिक रीमान सम कह लें, समीशन लिखते हैं, फिर फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं, और अगर आप रिमान स्टैटिस्टिक्स डिफाइन करने जा रहे हैं तो फिर डेल्टा अल्फा ही आएगा, और अगर आप सिंपल रिमान सम डिफाइन कर रहे हैं तो फिर डेल्टा एक्स आई आएगा। ठीक है, तो फिर ये एफ़ का अपर रिमान सम आएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल एम आई मैंने लेट की है इंटू डेल्टा अल्फा आई। इसी तरह जब आप लोअर रिमान सम को डिफाइन करेंगे वो क्या आएगा, फंक्शन की मिनिमम वैल्यू और इंटू डेल्टा अल्फा आई, तो डेल्टा अल्फा आई कॉमन आ जाएगा। ठीक है, मतलब उम्मीद है कि आपको ये सारा स्टेप समझ आ रहा होगा। ठीक है, तो फिर इस सारे की जगह अब कॉशी थ्योरम के मुताबिक ये सारी साइड यानी ये इसके बराबर आ गया, और ये किससे छोटा है सारा, ये कॉशी थ्योरम के मुताबिक ये सारा डेल्टा स्केयर से छोटा है, इसका मतलब ये आगे से सारा किससे छोटा हो जाएगा, डेल्टा स्केयर से। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से सेंटर वाला पार्ट छोड़ दिया, ये आ गया डेल्टा इंटू समीशन डेल्टा अल्फा आई लेस देन इक्वल टू डेल्टा स्केयर, डेल्टा से दोनों तरफ कैंसिल कर दिया, तो ये आपके पास एक इनक्वालिटी बन गई आई समीशन डेल्टा अल्फा आई ओवर सेट बी लेस देन आ गया डेल्टा से। इसको मैं अभी आगे दोबारा इस्तेमाल करेंगे, इसे 6 कह देते हैं। ठीक है, बुक में अगर आप वाल्टर न्यूटन की देखेंगे तो उसमें बस समझने के 3-4 लाइनों में इसका प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, काफ़ी मेहनत करने के बाद ये जो है ना आपके सामने मैं यहाँ पर इसको प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो काफ़ी मतलब टफ़ था ये, स्टूडेंट के हवाले से काफ़ी टफ़ है। अब मैंने प्रूफ ये करना है, मेरा टारगेट ये भी सबसे पहले हमने मतलब समझे कि कुछ थोड़ा सा बैकअप बनाया है। प्रूफ हम ये करने जा रहे हैं कि एच जो है वो रिमान स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रेबल फंक्शन है। एच रिमान स्टैटिस्टिक्स इंटीग्रेबल फंक्शन कब होगा, जाहिर सी बात है ये जब ये कॉशी थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगा, और कॉशी थ्योरम को कब ये सेटिस्फाइड करेगा, जब मैं ये प्रूफ करूँगा कि एच का अपर रिमान सम निकालूँ माइनस एच का लोअर रिमान सम निकालूँ किसी पार्टीशन पी और अल्फ़ा के लिए, और वो शो कर दूँ कि किसी एप्सिलॉन से छोटा है। तो ये मेरा टारगेट है अब सारा निकालना।
अब इसका मतलब मैं अपर ईमान सम निकालूंगा एच का, फिर लोअर ईमान सम निकालूंगा एच का, दोनों का डिफरेंस निकालूंगा और एप्सिलॉन से छोटा दिखाऊंगा इसको। लें जी, तो मैंने अपर ईमान सम माइनस लोअर ईमान सम निकालने के लिए, अब मैं जैसे भी आपको बता चुका हूँ दोबारा फिर, कि आपने जनाब मोहतरम किसी भी फंक्शन का अपर और लोअर ईमान सम कैसे बनाते हैं। एच का अपर ईमान सम निकालना है तो एच की मैक्सिमम वैल्यू उठाएंगे, एच का लोअर ईमान सम निकालना है तो उसकी मिनिमम वैल्यू उठाएंगे एच की, इनटू डेल्टा अल्फा आई। अब चूँकि आई आपका मैंने दो हिस्सों में बांटा हुआ है, सेट ए में भी है बी में भी है, तो एक समीशन आ गया आई ए के लिए और दूसरा समीशन आ गया बी के लिए, इसे 7 कह देते हैं। अब मेरा टारगेट क्या है, मेरा ये टारगेट है ये दो समीशन की वैल्यू मालूम करना, और इन दो समीशन की वैल्यू मालूम करने के बाद मैं प्रूफ करूँगा ये सारा का सारा जो है 7 जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है। अब अगला मेरा टारगेट क्या है, ये दोनों समीशन की वैल्यू मालूम करना। वो कैसे मालूम करनी है, अब देखें ज़रा। मैंने लिखा नाउ टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड ऑफ 4। पहले मैंने यही समीशन अप्लाई किया था 3 की साइड पर, लेकिन उस वक्त समीशन मैंने रन किया था बी के लिहाज से। अब मैं ये 4 है, 4 में क्या पड़ा हुआ है, एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार, यानी ये वाली चीज़ है ना, ये चीज़ नज़र आ रही है ना आपको, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं समीशन अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है। लेकिन इस मतलब समीशन मुझे चाहिए ए के लिहाज से पहले, ठीक है। तो लो जी, मैंने इसके ऊपर इस 4 के ऊपर समीशन अप्लाई किया दोनों तरफ। तो ये अप्लाई करने के बाद ये चीज़ कुछ इस तरह आ जाएगी, ये समीशन आ गया डेल्टा अल्फ़ा ही आ गया, ये लेस देन इक्वल है 4 में यहाँ लिखा है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, भाई नज़र आ रहा है कि नहीं, ये लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन है, दोनों तरफ आप समीशन अप्लाई कर देंगे, एप्सिलॉन बाहर आ जाएगा, यहाँ समीशन आ जाएगा, ये आ गया आपके पास, ठीक होगी बात ये। अच्छा, अब अगली चीज़, ये वैसे नीचे आ गई, ये समीशन डेल्टा अल्फ़ा ही इसके बराबर है। अब ये इसके बराबर कैसे है, आप जानते हैं कि डेल्टा अल्फ़ा आई को अगर आप ओपन करें तो ऐसे लिखा जाता है अल्फ़ा एक्स आई माइनस अल्फ़ा एक्स आई माइनस 1। मिसाल के तौर पर अगर आपको मैं कहता हूँ डेल्टा अल्फ़ा 1 की कीमत निकालनी, तो ये क्या होगा, ये आएगा अल्फ़ा x1 माइनस अल्फ़ा x0। ऐसे ही है, फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास x0 जो है वो मेरा पहला पॉइंट है और वो उसकी वैल्यू a है, और xn जो है वो मेरा लास्ट पॉइंट है, उसकी वैल्यू b है। क्लियर होगी बात करें। तो अगर मैं आपको कहूँ डेल्टा अल्फ़ा 2 निकालें तो वो आएगा अल्फ़ा x2 माइनस अल्फ़ा x1। ऐसे ही है, इसी तरह डेल्टा अल्फ़ा 3 आएगा, मतलब आप आई को वेरी करते जाएंगे ना, 1 2 3 अप टू जो भी है। अब इन तमाम को आप सम भी करना है आपने। इसी तरह डेल्टा अल्फ़ा 3, डेल्टा अल्फ़ा 4, डेल्टा अल्फ़ा 3 भी चले एक निकाल के देख लेते हैं, ये आ जाएगा अल्फ़ा x3 माइनस अल्फ़ा x2। ऐसे ही है, इन तमाम को अगर आप जब सम करेंगे ना, सिर्फ 2 वैल्यूज़ बचेंगी, बाकी हर चीज़ कट जाएगी। ये देखो इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, एक बचेगी आखिरी वैल्यू, जैसे यहाँ पर मैंने 3 तक वेरी किया है तो 3 और सबसे इनिशियल वैल्यू, तो आखिरी वैल्यू होगी, मतलब इसका आंसर फाइनल, इस सारे समीशन का जो फाइनल आंसर आएगा ना वो ये आएगा अल्फ़ा एक्स एन माइनस अल्फ़ा एक्स नॉट। अब एक्स नोट अगर मेरा पहला पॉइंट है जिसका नाम मैंने ए रखा हुआ है तो अल्फ़ा ए बन गया, और एक्स एन अगर मेरा आखिरी पॉइंट है बी तो ये अल्फ़ा बी बन गया। ठीक हो गई बात ये, इसे मैं 8 कह देता हूँ। लेकिन जी मेरा पहला ये वाला पहला समीशन पूरा हो गया जब मैंने इसको ए पर वेरी किया। अब यही दोबारा समीशन मैंने निकालना है, लेकिन इसे मैं बी के लिए वेरी करूँगा, ठीक है। नाउ अगेन टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड ऑफ 5 एंड बाय यूजिंग 6। अब वो क्या है, 5 पर मैंने अप्लाई करना है, ये मेरा 5 है, ये देखो फॉर आई बिलोंग टू बी, यही चाहिए ना, यही चीज़ चाहिए ना मुझे, एम आई डैश एम आई कैपिटल एम आई स्टार माइनस स्मॉल एम आई स्टार, इस ये मुझे सारी चीज़ चाहिए, और ये यहाँ से निकलेगी 5 से, ठीक है। इस 5 के ऊपर मैं दोबारा समीशन अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन वो समीशन होना चाहिए बी की शक्ल में। अब इस मतलब इधर है लेस देन इक्वल टू 2 के, तो 2 के बाहर आ जाएगा, यानी कि ये जनाब मोहतरम आपके पास चीज़ें सामने होनी चाहिए आपके। ये समीशन अप्लाई किया, 2 के बाहर आ गया, इधर आ गया खाली ये समीशन, और ये खाली समीशन मैं अभी आपको प्रूफ करके आया हूँ 6 में, वो भी मैंने दिखाया था। ये सारा किससे छोटा था, डेल्टा से। ये देखो ये समीशन आई बिलोंग टू बी डेल्टा अल्फा ई किससे छोटा है, डेल्टा से। मैंने बताया कि थ्योरम में काफ़ी चीज़ें हैं यार, मुश्किल है। अच्छा ये लेस देन आ गया डेल्टा से, तो ये लेस देन आ गया डेल्टा से, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया डेल्टा, तो ये बन गया सारा लेस देन 2 के डेल्टा, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि ये सारा समीशन आपका लेस देन हो गया 2 के डेल्टा से, इसे 9 कह दिया। अब इस 9 को और इस 8 को मैं पुट करूँगा जाके 7 में, तो क्वेश्चन समझे ख़त्म होने लगा। लो जी 8 और 9 को मैंने 7 में पुट किया, तो पहला समीशन था उसका आंसर ये सारा आया हुआ, दूसरे का समीशन आया आंसर है 2 के डेल्टा। सिंस वी चूज़, आपने शुरू में चूज़ किया था कि डेल्टा एप्सिलॉन से छोटा है, अगर डेल्टा एप्सिलॉन से छोटा है तो दोनों तरफ अगर मैं 2 के से मल्टीप्लाई कर दूँ, और के का आपका पॉजिटिव नंबर है तो 2 के से मल्टीप्लाई करेंगे, आ जाएगा 2 के डेल्टा लेस देन आ जाएगा 2 के एप्सिलॉन से,
ठीक है। सो लास्ट एक्सप्रेशन विल बिकम, अब ये आखिरी एक्सप्रेशन कैसे बन जाएगी, चेक कीजिएगा। ये तो वैसे का वैसे नीचे आ गया, ये 2 के डेल्टा की जगह मैंने नया लिख दिया 2 के एप्सिलॉन, ठीक है। और ये लेस देन इक्वल बदल गया किसमें, लेस देन में, ठीक है, क्योंकि नया साइन आपका लेस देन का आ गया। अच्छा, इन दोनों में से मैं एप्सिलॉन कॉमन निकाल लेता हूँ, बाकी ये अंदर चीज़ सारी रह जाएगी। इस सारी की सारी चीज़ को, मतलब ये जो सारा है आपका एप्सिलॉन कोई भी आर्बिट्रेरी रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो ये सारी चीज़ आपकी पॉजिटिव रियल नंबर है। इस सारे को मैंने लिख दिया लेस देन एप्सिलॉन डैश, और जबकि एप्सिलॉन डैश जो है वो सारा ये है, ठीक है। यही आपने प्रूफ करना था कि अपर रिमान सम ऑफ एच माइनस लोअर रिमान सम ऑफ एच इज़ लेस देन सम पॉजिटिव रियल नंबर एप्सिलॉन। दिस शोज डैट कि ये काशी क्राइटेरिया को सेटिस्फाइड करता है, तो एच आपका रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन हो गया। अगली चीज़ें हैं, आपने ये भी प्रूफ करना है कि एफ़ का स्केयर और एफ़ का एब्सोलूट, ये भी दोनों जो है ना रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। देखो ना कितना लंबा क्वेश्चन बना दिया उसने, तसल्ली नहीं हुई इसको। कहता है कि वो आप ना पेपर में पूरे नंबर ना ले सके किसी तरह भी। लें जी, अब मैंने क्या करना है, आपने यहाँ पर एच ऑफ एक्स को इस्तेमाल करना है। और एच ऑफ एक्स कौन है, ये है जी कंपोजिशन फंक्शन है। उसने कैसे बनाया था, फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स से, ऐसे ही है ना। लो जी, मैंने अब एफ स्केयर निकालना है ना, एफ स्केयर को दिखाना है कि इससे बिलोंग करता है। तो मैंने लिखा कि टेक कर लेते हैं फाई ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स बराबर हैं। अब अगर ये इसके बराबर हैं तो एच ऑफ एक्स का फार्मूला लगा दें। एच ऑफ एक्स जो है वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है, ये है सारा। तो फाई भी एफ हो गया, आगे एफ ऑफ एफ को एफ पर अप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एफ का स्केयर आ गया। तो अब मुझे बताएं कि आपके पास एच जो खुद यहाँ पर बताते खुद जो है, एफ बताते खुद क्या है, एफ एक रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है। एफ रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, उसके ऊपर फिर आपने रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन अप्लाई किया तो एफ स्केयर बना। तो फिर अंडरस्टूड सी बात है, एफ का स्केयर किससे बिलोंग करेगा, आर अल्फा से, ठीक है। तो पहली चीज़ तो प्रूफ हो गई। कैसे प्रूफ हुई कि आपने फाई और एफ को अपने बराबर रखना है। अगली चीज़, अब आपने प्रूव करना है कि एफ का एब्सोल्यूट जो है वो आर अल्फा से बिलोंग करना चाहिए। इस मरतबा मैंने फाई जो फंक्शन है वो उसको एक्स एब्सोल्यूट लेट कर लिया। तो फाई ऑफ एक्स आपने एक्स एब्सोल्यूट लेट कर लिया। फाई के लिए बस ये है कि वो कंटिन्यूस होना चाहिए। देन फाई ऑफ एक्स इज ऑब्वियसली कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल। एब्सोल्यूट फंक्शन आप जानते हैं कंटिन्यूस होता है, कहीं पर भी वो मतलब डिसकंटिन्यूस नहीं है। तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल के ऊपर। तो एच ऑफ एक्स निकाला मैंने, वो आ गया फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स। फाई जो है वो एब्सोल्यूट है, तो एब्सोल्यूट ये आ गया एब्सोल्यूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ से एफ जो है वो आपका चूँकि रिमान स्टेलजिस इंटीग्रेबल फंक्शन है, तो रहता इसका एब्सोल्यूट जो है वो बी से बिलोंग कर देगा, क्योंकि एच बी से बिलोंग कर रहा है, एफ बी से बिलोंग कर रहा है, तो रहता एफ का एब्सोल्यूट जो है वो भी आर अल्फा से बिलोंग करेगा। तो यही हमने प्रूफ करना था। तो आई होप कि आपको समझ आया होगा, काफ़ी लेंथी है। लें जी, बाकी रह गया अब थोड़ा सा ही, बस पेपर ख़त्म होने लगा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नहीं बेटा, नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है, थर्ड लॉन्ग क्वेश्चन है, आसान है। कहते थे इम्प्रॉपर इंटीग्रल ए टू बी डी एक्स ओवर एक्स माइनस ए की पावर एन कन्वर्ज करता है इफ़ एंड ओनली इफ़ एन आपका 1 से छोटा हो। यानी आपका एन अगर 1 से छोटा है तो ये इंटीग्रल कन्वर्ज करेगा। मैंने लिखा है हेयर एक्स इज इक्वल टू ए द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आप जानते हैं यहाँ पर एक्स की जो ए पुट करेंगे तो जो आपका इंटीग्रेंड है अंदर ये इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। सो वी राइट द गिवन इंटीग्रल एज। अब ए के ऊपर ये चूँकि आपका पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, तो आप जानते हैं कि इस इम्प्रॉपर इंटीग्रल को आप फिर ऐसे लिख सकते हैं। इस ए को मैंने टी से रिप्लेस कर दिया और टी को ले लिया, लिमिट अप्लाई कर दी, टी अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव, बाकी चीज़ ऐसे की ऐसे लिख दी। नहीं जी, अब यहाँ पर 2 केस बना लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ यहाँ पर n की कीमत 1 है तो ये आ जाएगा इंटीग्रल x माइनस ए की पावर n है, n की जगह 1 आ गया तो इसकी सिंपल सी इंटीग्रेशन होगी। नीचे वाले का नेचुरल लॉग आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस ए, लिमिट आ गई t से b, अपर लिमिट पुट की आ गया log ऑफ b माइनस ए, माइनस लोअर लिमिट पुट की x का t पुट कर दिया t माइनस ए, और ये लिमिट आ गई। अब ये जो सारी चीज़ें, ये तो आपके पास एक नंबर है, यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करने लगे हैं। मैंने लिखा जी कि एज वैन ईवर जब आपका टी जो है वो ए को अप्रोच करेगा, यानी यहाँ पर टी की जगह आप लिमिट पुट करें ना, तो ये बन जाएगा टी की जगह ए पुट करोगे तो ए माइनस ए जीरो, लॉग ऑफ जीरो, लॉग ऑफ जीरो आप जानते हैं इन्फिनिटी हो जाता है, तो आपका ये जो लॉग है ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। सो द गिवन इंटीग्रल डिवर्जेस इन दिस केस, तो इसका मतलब आपका n1 नहीं हो सकता। उसने कहा कि ये कन्वर्ज कब करेगा, जब आपका n1 से छोटा होगा। केस नंबर 2, जब आपका n1 से छोटा है देन 1 विल बिकम।
अब यहाँ पर n की कीमत नहीं पुट करनी, यानी ये नहीं कि n 1 से छोटा आप ले लें जी 0.5, ऐसा नहीं है, बस अब n की जगह n ही रहने देना आपने। तो इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी, आप जानते हैं ये वाला सिंपल फार्मूला लगेगा इसकी इंटीग्रेशन में। जो पहला आप इंटीग्रेशन का कोई भी रूल पढ़ते हैं, पावर में एक प्लस पावर उसी पावर से डिवाइड, तो उसको पहले ऊपर ले जाएंगे, ये आ जाएगा x माइनस ए की पावर माइनस n इंटू डी एक्स। अब इसकी पावर में एक प्लस कर दोगे, पावर में प्लस कर दिया, उसी पावर से डिवाइड कर दिया और t से b आ गई लिमिट। अब इसमें लिमिट अप्लाई, अपर लिमिट पुट की तो ये बनेगा b माइनस ए, और लोअर लिमिट पुट कर दिया आ गया t माइनस ए, और नीचे इसको मैंने लिख लिया 1 माइनस n, और जहाँ जहाँ पर t है वहाँ पर लिमिट अप्लाई कर दी उसी से पर। मैंने लिखा है अबव लिमिट एग्जिस्ट इफ़ द एक्सपोनेंट इज़ पॉजिटिव। देखो ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब ये आपका एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा। अगर एक्सपोनेंट पॉजिटिव होगा, मिसाल के तौर पर t माइनस ए की पावर है, मिसाल के तौर पर ये ऐसे लिखा हो, लिमिट t अप्रोचेज टू ए पॉजिटिव t माइनस ए की पावर 5 लिखी हो, यानी पॉजिटिव पावर है, तो इसका आंसर क्या आएगा, t की जगह ए पुट करोगे, a माइनस ए 0, 0 के पावर 5 0, तो आंसर 0 को आ जाएगा। लेकिन अगर फ़र्ज़ करो यहाँ पर पावर हुई नेगेटिव, तो ये बनेगा -5 मिसाल के तौर पर, तो अंदर बनेगा 0, तो 1/0 के पावर 5, यानी ये इन्फिनिटी आ जाएगा। तो मैंने लिखा है ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब आपका ये पावर जो है वो पॉजिटिव हो। पावर पॉजिटिव होने का मतलब है कि 1 माइनस n पॉजिटिव हो। 1 माइनस n पॉजिटिव होने का मतलब है कि आपका n 1 से इसको उधर ले जाएंगे, यानी कि 1 ग्रेटर दैन n, या फिर आपसे लिखेंगे n लेस दैन 1। तो यही आपने प्रूफ करना है कि ये लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी, जब आपका n 1 से छोटा होगा, और इन दिस केस आपका इंटीग्रल जो है वो कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये छोटा सा प्रूफ है इसका, ये कंप्लीट हो गया जी। ले जी नेक्स्ट 4th पार्ट कहता है प्रूव डैट दी सीरीज़ -1 की पावर n x स्क्वायर प्लस n ओवर n स्क्वायर, ये सीरीज़ कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली इन एवरी बाउंडेड इंटरवल बट डज नॉट कन्वर्जेज एब्सोल्युटली फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ले जी आपने बेटा इस सीरीज़ की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के मतलब डिस्कशन करनी है। आपने प्रूफ करना है कि ये जो सीरीज़ है यूनिफॉर्म कन्वर्ज करती है हर बाउंडेड इंटरवल के ऊपर, लेकिन ये कहीं पर भी एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का कंसेप्ट होना चाहिए कि यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ से क्या मुराद है, ठीक है। सीरीज़ एब्सोल्युटली कन्वर्ज कब करती है। अब ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस जो है ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं, आप मेरा रियल एनालिसिस 2 का जो कंप्लीट कोर्स है उसमें चैप्टर नंबर 4 है, आप उसमें देख सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़ाहिर सी बात अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ को तो डिस्कस नहीं करने लगा, वो एक अलग से टॉपिक है। अब यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज़ जो है इसको टेस्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के हमारे पास टेस्ट अवेलेबल हैं। आप एबल टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, विस्टरसैम टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, डिरिचलेट टेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, तो जो जहाँ पर कन्वीनियंट हो। तो मैं यहाँ पर डिरिचलेट टेस्ट का इस्तेमाल करूँगा। डिरिचलेट टेस्ट का जो इस्तेमाल है वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल की कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस के लिए भी होता है, यहाँ पर सीरीज़ के लिए भी है। तो देखते हैं सीरीज़ के लिए कैसे होगा। हेयर टू प्रूव यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज़ वी विल यूज़ डिरिचलेट टेस्ट फॉर द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज़ डैट कैन बी स्टेटेड एज। जैसे मैंने पहले भी अभी आपको बताया और फिर दोबारा बता रहा हूँ, जब भी आप किसी फार्मूले का टेस्ट का थ्योरम का इस्तेमाल करें तो अगर आप उसकी स्टेटमेंट बीच में लिख दें तो ये एक अच्छा इंप्रेशन हो आपके लिए, अच्छी चीज़ होगी, ये गुड इंप्रेशन होगा आपका जो पेपर चेकर है उसके लिए। तो यूनिफॉर्म डिरिचलेट टेस्ट कहता है ये है कि आपके पास सबसे पहले एक फंक्शन fn(x) है, वो मोनोटोनिक फंक्शन होता है n का फॉर ईच फिक्स्ड वैल्यू ऑफ x। एक फंक्शन उठाएंगे वो मोनोटोनिक होना चाहिए। अब मोनोटोनिक में आप जानते हैं वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। दूसरी चीज़, ये जो फंक्शन है ये अप्रोच करना चाहिए 0 को यूनिफॉर्मली फॉर ईच x बिलोंग टू दिस। उसके बाद ये तो हो गया फंक्शन, इसमें एक हिस्सा आ गया फंक्शन का। दूसरा लेट द सीरीज़, अब आपने एक सीरीज़ उठाई un(x), ये जो un(x) सीरीज़ है ये या तो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है या फिर ये है कि ये ऑस्किलेट करती है फाइनाइटली, यानी इसकी जो लिमिट्स हैं वो फाइनाइट हैं। मतलब अभी बताता हूँ आपको ऑस्किलेटिंग से क्या मुराद है। इन क्लोज इंटरवल ए बी दो चीज़ें हैं, एक आपने फंक्शन उठाया है fn(x) है, वो फंक्शन है n का, मोनोटोनिक होना चाहिए, वो 0 को कन्वर्ज करना चाहिए यूनिफॉर्मली। दूसरा एक सीरीज़ है इसी से में, और वो जो सीरीज़ है या तो वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है या वो ऑस्किलेट करती है फाइनाइटली। अगर ये दो शराइत आपके पास पूरी होती हैं तो देन हम कहेंगे देन द सीरीज़ ऑफ द प्रोडक्ट, ये जो सीरीज़ बनेगी ये भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर जाएगी, ठीक है। तो अब मैंने प्रूफ करना है कि ये जो सीरीज़ है यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है। तो इस सीरीज़ में कि मैं दो हिस्से बनाऊँगा, एक हिस्से को मैं रखूँगा, एक हिस्से में मैं एक फंक्शन लेट करूँगा और दूसरे में एक सीरीज़ लेट करूँगा, ठीक है।
बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? मैं इसे एज अ प्रोडक्ट के तौर पर लिखूंगा, दो चीज़ों के प्रोडक्ट के तौर पर। एक हिसाब जो प्रोडक्ट में से एक हिस्सा होगा फंक्शन होगा और दूसरा सीरीज होगा। आगे मैंने लिखा जी नाउ वी प्रूव द यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ द गिवन सीरीज। पहली बात उसने कहा है कि आपने जो सीरीज़ है ना वो दिखानी है, गिवन सीरीज जो है वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है हर बाउंडेड इंटरवल पर। बाउंडेड इंटरवल सिंपल मतलब क्लोज इंटरवल आप लेंगे। मैंने कहा जी लेट द बाउंडेड इंटरवल इज दिस। बाउंडेड इंटरवल को नई चीज़ नहीं है, क्लोज इंटरवल को बाउंडेड इंटरवल कहते हैं। अब ये बाउंडेड है, ये क्लोज इंटरवल है, सो डैट देयर एग्जिस्ट आर नंबर के सच डैट, मतलब भाई आपके पास जारी सी बात है, ये अगर एक क्लोज इंटरवल है तो आप यहाँ से कोई भी एक्स उठाएंगे तो एक्स हमेशा इसके दरमियान लाई करेगा ना। या फिर उसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपके पास कोई भी नंबर के होगा सच डैट कि एक्स का जो एब्सोल्यूट होगा वो उस के से छोटा होगा, ठीक है, क्योंकि ये इंटरवल क्या है, बाउंडेड है, ठीक है। तो आपको एक नंबर के मिलेगा ऐसा कि इसका हर नंबर जो है वो उस के से छोटा होगा। मिसाल के तौर पर नहीं समझ आ रही तो 1 से 2 ये क्लोज इंटरवल है, मैं कहता हूँ ये बाउंडेड है। ये बाउंडेड इसलिए है, आप इसमें से कोई भी एक्स उठा लें, इसमें एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 है, तो इसका जो आंसर है वो 2 से छोटा, 2 या 2 से बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैं कह सकता हूँ ये आंसर इसका 3 से छोटा है। तो यहाँ पर जो के है वो 3 है। तो खैर ये तो कोई यहाँ पर काबिल इस्तेमाल चीज़ नहीं है। लेटेस्ट टेक, अब मैंने यहाँ पर जो अप्रूव करना था, मैंने बताया था कि इसमें एक मैं फंक्शन लेट करूँगा, दूसरा एक सीरीज़ लेट करूँगा। तो आपके गिवन क्वेश्चन में ये क्वेश्चन हमारा, इस क्वेश्चन का मैंने बताया इसमें से 2 हिस्से लूँगा, एक हिस्से में मैं सीरीज़ रखूँगा, दूसरे में फंक्शन। तो इतना हिस्सा जो है -1 की पावर n, ये मैंने लेट कर लिया u(n)x, ये मेरी सीरीज़ है। अब ये जो सीरीज़ है मैंने बताया था कि या तो यूनिफॉर्म कन्वर्ज करनी चाहिए या ऑस्किलेट करनी चाहिए फाइनाइटली। तो आप ये देख रहे हैं ऑस्किलेट कर रही है फाइनाइटली। अब ऑस्किलेट फाइनाइटली का क्या मतलब है, आप यहाँ पर n की जगह 1 पुट करें, आंसर आएगा -1। आप n की जगह 2 पुट करेंगे, आंसर आएगा +1। फिर -3 पुट करेंगे, आंसर आएगा -1। तो इसके आंसर जितने भी हैं वो ऑस्किलेट कर रहे हैं। ऑस्किलेट का मतलब बार बार रिपीट हो रहे हैं दो नंबरों के दरमियान, या -1 या +1 फाइनाइटली, ठीक। और अगर आप इसकी मतलब इन टर्म ऑफ सम की शक्ल में बात करें तो इसको अगर आप ऐसे करें -1 +1 -1 +1, ये अब ये सीरीज़ चलती जा रही है। अगर आप इसके 2 रकमों को प्लस करते हैं तो आंसर आएगा 0, 3 को करते हैं तो आंसर कितना बनेगा -1, और 4 को करते हैं तो फिर आंसर कितना आएगा, फिर 0। तो इस कंसेप्ट से भी आप देख सकते हैं, या तो इसका आंसर 0 आता है या -1 आता है। तो ऑस्किलेट फाइनाइटली का मतलब ये हो गया। ये मेरे पास सीरीज़ हो गई। एंड f(n)x, यहाँ पर ये जो इस दिए हुए क्वेश्चन में बाकी जो हिस्सा बचता है x² + n/n², इसका नाम मैंने फंक्शन रख लिया। अब ये जो फंक्शन है ये मेरा बाउंडेड फंक्शन भी है, ठीक है। अब मैंने ये दिखाना है कि ये एक तो 0 को अप्रोच करता है, दूसरा ये है कि ये मोनोटॉनिक है। देखें जी, आपका x जो है वो k से छोटा है तो x का स्केयर भी k² से छोटा होगा। तो ये सारा आंसर आ गया k² + n/n²। यानी ये चीज़ क्या शो कर रही है, दिस फंक्शन इज़ बाउंडेड फंक्शन, ठीक है। बाकी इसकी ज़रूरत नहीं है, आप नहीं लिखना चाहते ना लिखें। पहली चीज़ ये है कि आपने ये दिखाना है कि ये फंक्शन आपका मोनोटॉनिक होना चाहिए। दूसरा ये कि 0 को अप्रोच करना चाहिए। क्लियरली f(n)x इज़ पॉजिटिव। आप यहाँ पर ये फंक्शन जो है पॉजिटिव है, मोनोटॉनिक है। मोनोटॉनिक फंक्शन है n के लिहाज से। अब मोनोटॉनिसिटी कैसे चेक करते हैं एक फंक्शन को? आप मोनोटॉनिक में मैंने बताया था 2 चीज़ें होती हैं, या तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है। आपने एक फंक्शन हमारे पास अगर f(x) है, मैं कहूँगा कि ये इंक्रीजिंग है अगर इसका डेरिवेटिव, पहला डेरिवेटिव पॉजिटिव है, दिस इज़ इंक्रीजिंग, तो ये मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग कहलाएगा। और अगर इसका डेरिवेटिव <0 है तो दिस इज़ कॉल्ड डिक्रीजिंग फंक्शन। क्लियर होगी बात कि नहीं? तो आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू n, क्योंकि ये मोनोटॉनिक होना चाहिए फंक्शन n के लिहाज से। आप x² को यहाँ पर एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसका मिसाल के तौर पर पहला डेरिवेटिव लेते हैं इस तरह, x² + n/n का स्क्वायर। तो क्वेश्चन रूल लगाएं n के लिहाज से, n के लिहाज से डेरिवेटिव आपने लेना है, x के लिहाज से नहीं, सॉरी। तो आप देखेंगे जब इसका पहला डेरिवेटिव आप लेंगे, इसको ओपन करेंगे, जो आएगा आपके पास या पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, दोनों में से कोई एक ही बात ही होगी ना, ठीक है। तो आपने जो सा भी आता तो मैंने चेक किया तो ये फंक्शन बनता है इसका पहला डेरिवेटिव <0, ठीक है। तो लिहाजा ये फंक्शन मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, यानी कांस्टेंट तो नहीं ना, डिक्रीजिंग है। फॉर ईच x बिलोंग टू दिस, अगली चीज़, एंड टेंड्स टू 0 यूनिफॉर्मली फॉर x बिलोंग टू दिस। और अगली बात ये है कि इसमें अगर आप लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी लेते हैं यहाँ पर, तो आप फिर भी देखते हैं कि इसका आंसर किसको अप्रोच करेगा, 0 को अप्रोच करेगा जी। ये आप यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें, ये आएगा लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर से पहले n से डिवाइड करें, ये आ जाएगा x² n + 1 ओवर नीचे भी n से डिवाइड करें, आ जाएगा n आपके पास, ठीक हो गया। अब लिमिट अप्लाई करें, यहाँ लिमिट अप्लाई करेंगे, आ जाएगा 0 + 1 नीचे आएगा इन्फिनिटी, डैट इज़ 1/∞ 0। तो यही आपने दिखाना है कि ये आपका जो फंक्शन है मोनोटॉनिक भी हो गया और
यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है, यानी ज़ीरो को कन्वर्ज करता है। तो अब बाय यूजिंग डिरिचलेट टेस्ट दो चीज़ें थी, एक आपका फंक्शन आपको मिला जो मोनोटोनिक है, डिक्रीजिंग है, दूसरा ये जो सीरीज़ थी ये फाइनाइट कर ली है, ऑस्किलेटली फाइनाइट करती है, लिहाजा ये जो गिवन सीरीज़ है ये कन्वर्ज करती है यूनिफॉर्मली ओवर द क्लोज इंटरवल दिस। अगली चीज़ मैं ये दिखाऊंगा कि ये अब एब्सोल्युटली कन्वर्ज नहीं करती। नेक्स्ट वी शो दैट द गिवन सीरीज डज नॉट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स। सीरीज़ अब एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस का जो लिंक है, ये जो कंसेप्ट है, ये आप अपने BS थर्ड सेमेस्टर में पढ़ के आ चुके हैं। सीरीज़ की nth टर्म आपको गिवन है, ये अल्टरनेटिंग सीरीज़ है। मैंने इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले ली, तो आप जानते हैं -1 की पावर n है, इसका जब आप एब्सोल्यूट लेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा किसी भी n के लिए, तो बाकी ये हिस्सा रह जाएगा। अब मैंने ये दिखाना है कि ये जो आपके पास सीरीज़, अब ये जो हिस्सा बनाना है ये डिवर्ज करते हैं। चेक करते हैं कैसे। मैंने लिखा है फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग टू दिस। आप कोई भी x रख रहे हैं इस क्लोज इंटरवल से, और ये क्लोज इंटरवल क्या है, बाउंडेड है। a और b कोई भी नंबर लेके भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह नहीं समझ आती, आप a और b ऐड कर लें, 1 2 3 4 कुछ भी। नहीं भी ऐड करते तो सीधा सा कंसेप्ट है। मुझे बताएं कि x² प्लस n बड़ा होता है या n बड़ा होता है, तो आप कहेंगे जाहिर सी बात है जी x² प्लस n से बड़ा है। दोनों तरफ ये बनाने के लिए n² से मैंने डिवाइड कर दिया, ये आ गया x² प्लस n ओवर n², और इधर आ गया n ओवर n², ये कट के रह गया 1 ओवर n। तो मतलब मैं इसको लिख सकता हूँ कि 1 ओवर n स्मॉलर है x² प्लस n ओवर n² से, ठीक है। और मतलब ये चीज़ आ गई इस तरह, 1 ओवर n स्मॉलर है x² प्लस n ओवर n² से। दोनों तरफ एब्सोल्यूट अप्लाई कर दिया। अब ये n एक नेचुरल नंबर है, इधर एब्सोल्यूट अप्लाई करके क्या करना है, हाँ x के ऊपर आप एब्सोल्यूट x होने की वजह से आप एब्सोल्यूट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हालांकि उसके ऊपर भी स्केयर है, वो ना भी करें तब भी चल जाएगा। लेकिन चलें यहाँ पर चूँकि एब्सोल्यूट लगाया है तो आपने यहाँ पर एब्सोल्यूट ले लिया, तो मैंने लिखा और 1 ओवर n एब्सोल्यूट लेने के बाद छोटा आ गया इससे। अगली चीज़, टेकिंग समीशन ऑन बोथ साइड। समीशन लेंगे मतलब ये सीरीज़ की शक्ल में बदल जाएगा। ये जो सीरीज़ है सारी आपकी, दिस इज़ दी हार्मोनिक सीरीज़, और हार्मोनिक सीरीज़ आप जानते हैं हमेशा डाइवर्ज करती है। अब हार्मोनिक सीरीज़ डिवर्ज करती है, सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट। बेसिक कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है कि अगर छोटी सीरीज़ डिवर्ज करती है तो फिर बड़ी सीरीज़ भी डिवर्ज करेगी। हार्मोनिक जो बेसिक कंपैरिजन है वो आप जानते हैं, उसमें दो चीज़ें हैं, अगर बड़ी कन्वर्ज करेगी तो छोटी कन्वर्ज करेगी, और छोटी डिवर्ज करती है तो फिर बड़ी डिवर्ज करेगी। सो बाय बेसिक कंपैरिजन टेस्ट गिवन सीरीज डज नॉट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली। तो लिहाजा ये डिवर्ज करती है हार्मोनिक, तो फिर ये भी डिवर्ज करेगी, और ये डिवर्ज करती है तो बस ये ख़त्म हो गई बात। यही हमने प्रूफ करना था, गिवन सीरीज डज नॉट कन्वर्जेस एब्सोल्युटली फॉर एनी वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये सीरीज़ आपकी एब्सोल्युटली कन्वर्जन नहीं करती। एब्सोल्यूट लेने के बाद आपने देखा कि इसका कंपैरिजन किया हार्मोनिक सीरीज़ से, और हार्मोनिक सीरीज़ जो का डाइवर्ज करती है तो लिहाजा ये वाली सीरीज़ भी आपकी डाइवर्ज करेगी। क्लियर होगी बात करें? तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन अब देखते हैं पेपर का, लास्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन पेपर। कहता है द इम्प्रॉपर इंटीग्रल a to b f of x dx converges at a if and only if to every epsilon there exists a या there correspond a positive real number delta such that a plus lambda 1 से a plus lambda 2 f of x dx का एब्सोल्यूट जो है वो एप्सिलॉन से छोटा है, जबकि आपके पास लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो हैं वो रियल नंबर हैं 0 और डेल्टा के दरमियान। आपने प्रूफ ये करना है कि आपका ये जो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ये कन्वर्ज करेगा अगर ये जो सारा इंटीग्रल है इसका एब्सोल्यूट जो है एप्सिलॉन से आप छोटा दिखा दें, जबकि शराइत ये हैं कि आपके पास यहाँ पर दो रियल नंबर होंगे लैम्डा 1 और लैम्डा 2 जो कि 0 और डेल्टा के दरमियान है, और डेल्टा एक पॉजिटिव रियल नंबर है। प्रूफ करने के लिए बड़ा आसान सा प्रूफ है। मैंने ये जो अंदर वाला इंटीग्रल है इसी से मिलता जुलता एक इंटीग्रल बनाया जिसकी लोअर लिमिट a प्लस लैम्डा है, अपर लिमिट b है। अब चूँकि सारी सी बात है जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये इन टर्म ऑफ इसका जो आंसर आएगा वो लैम्डा की शक्ल में आएगा ना, लिमिट अप्लाई करने के बाद, तो इसका नाम मैंने फाई ऑफ लैम्डा रख लिया। अगली चीज़, द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द लिमिट, इसके ऊपर अब इसका जो आंसर आएगा वो आएगा तो लैम्डा की शक्ल में, और लैम्डा के ऊपर हो सकता है ये आपके पास पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी भी हो सकती है इसकी, ठीक है। तो अब लिमिट इसकी इन टर्म ऑफ लैम्डा कब एग्जिस्ट करेगी? द नेसेसरी एंड द सफिशिएंट कंडीशन फॉर द लिमिट टू एग्जिस्ट फाइनाइटली, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी और फाइनाइट होगी, इज डैट टू एवरी एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट अ डेल्टा सच डैट। अब ये क्या चीज़ है? आपने लिमिट की डेफिनेशन पढ़ी है, लिमिट कंटिन्यूटी की अपनी प्रीवियस क्लासेस में। आप क्या करते थे? आप कहते थे जी कि अगर x a को अप्रोच करता है फंक्शन f ऑफ x में और इसका आंसर आता है रियल नंबर l, तो हम कहते हैं l इसकी लिमिट है।
इसे इन टर्म ऑफ डेल्टा एप्सिलॉन डेफिनेशन आप कैसे लिखते थे? आप कहते थे अ रियल नंबर एल इज़ कॉल्ड लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इफ़ वेन इवर एक्स माइनस ए का जो एब्सोलूट है ये डेल्टा से छोटा हो, देन एफ ऑफ एक्स माइनस एल जो है वो छोटा हो किससे? एप्सिलॉन से। या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो एफ ऑफ एक्स माइनस एल का मतलब है एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए पर जो इसका आंसर आया है ये छोटा हो एप्सिलॉन से, ठीक है। यानी जब ये चीज़ सारी छोटी है एप्सिलॉन डेल्टा से, तो फिर ये चीज़ होना चाहिए एप्सिलॉन से छोटा। और इसको अगर आप मज़ीद थोड़ा सा ओपन करके देख लें तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो माइनस डेल्टा छोटा है एक्स माइनस ए से और ये छोटा है प्लस डेल्टा से। दोनों तरफ आप ए ऐड कर दें तो ये बन जाएगा ए माइनस डेल्टा छोटा है एक्स से और एक्स छोटा है ए प्लस डेल्टा से। या दूसरे अल्फाज में मैं कह सकता हूँ कि आपके पास मतलब यही चीज़ बन गई ना कि यहाँ पर ये लैम्डा 1 हो गया, ये लैम्डा 2 हो गया, ठीक है। और अब चूँकि डेल्टा बताते खुद पॉजिटिव है, सही है, तो फिर ये वाले दोनों के हैं 0 से हमेशा बड़े होंगे। तो अब मतलब इस कंसेप्ट को मैं लिमिट वाले कंसेप्ट को यहाँ पर इस्तेमाल करने लगा हूँ। लिमिट कब एग्जिस्ट करेगी? ये दो वैल्यूज उठाई 5 ऑफ लैम्डा 1 माइनस 5 ऑफ लैम्डा 2, ये होना चाहिए एप्सिलॉन से छोटा जब आपका ये दोनों लैम्डा 1 और लैम्डा 2 के यहाँ इसके दरमियान हो। बस यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा मैंने, इसको ऐसे नहीं लिखा कि लैम्डा 1 माइनस लैम्डा 2 लेस देन है डेल्टा से, ठीक है। ऐसे नहीं लिखा कि अगर ये है तो फिर इसका, बस इसको लिखा है इस तरीके से कि जब आपका लैम्डा 1 और लैम्डा 2 डेल्टा से छोटे हैं, जबकि वो खुद डेल्टा जो कि पॉजिटिव है इसका यानी कि ये दोनों 0 से बड़े हैं, ये चीज़ गिवन है। अब हम इस चीज़ को कैलकुलेट करने जा रहे हैं 5 ऑफ लैम्डा 1 माइनस 5 ऑफ लैम्डा 2 को। 5 ऑफ लैम्डा 1 की वैल्यू यहाँ पर कैसे निकलेगी? आप यहाँ पर लैम्डा की जगह लैम्डा 1 पुट कर देंगे, आ जाएगा ए प्लस लैम्डा 1 से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, माइनस यहाँ पर 5 ऑफ लैम्डा 2 पुट करेंगे, आ जाएगा ए प्लस लैम्डा 2 बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, लेस देन आ गया किससे? एप्सिलॉन से। अब यहाँ पर आप इसको लिमिट को इंटरचेंज कर दें, लोअर लिमिट ऊपर ले जाएं, अपर लिमिट नीचे ले आएँ। लिमिट चेंज की, ये आ गया ए प्लस लैम्डा 1 से बी और बी से ए प्लस लैम्डा 2। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको पहले लिख लें, इसको बाद में लिख दें, और दोनों में जो कॉमन लिमिट होनी ख़त्म हो गई तो ये बन जाएगा ए प्लस लैम्डा 1 से लेकर ए प्लस लैम्डा 2 एफ। यही आपने प्रूफ करना था, विच इज़ रिक्वायर्ड। तो आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाई है, पहले कंपोजिंग करना, लिखना, फिर आपको डिस्कस करना। तो अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपके लिए किसी तरह हेल्पफुल है, मेरी मेहनत का कोई फ़ायदा है, तो आप लाजमन मुझे कमेंट्स करके बताया करें, और लाजमन इस वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट मैं 2020 का जो पेपर है वो भी इंशाल्लाह जल्द ही अपलोड करूँगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।